शोएब ने अपने फोन के जरिए पुलिस के बड़े अधिकारी हरीश सिंह के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो किसी भी हाल में जल्द से जल्द लकी को सलाखों के पीछे देखना चाहता था। इधर डॉक्टर भी अरबाज को बाहर तो ले आए थे, लेकिन उनके हिसाब से अब अरबाज जिंदगी भर के लिए लंगड़ा होकर ही चलने वाला था। ये बात ना तो अरबाज को और ना ही उसके घर वालों को पच रही थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद अरबाज ने उन दोनों से बदला लेने की सारी जिम्मेदारी शोएब के सिर पर डाल दी थी। शोएब ने भी उन्हें अपनी तरफ से निश्चिंत कर दिया था। वो आराम से उन लोगों से निपट सकता था। मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे के अंदर ही शहबाज इस दुनिया से विदा हो जाएगा, शोएब ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। उसे इस बात पर बड़ा कॉन्फिडेंस था। वो बहुत ही उत्साह के साथ में अरबाज की तरफ देख रहा था। शहबाज खुद भी एक बड़ी ही उदंड फैमिली में बड़ा हुआ था। उसका परिवार कोई बड़ा परिवार था नहीं। वो भी शोएब की तरह बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि शोएब सिर्फ उसका इस्तेमाल अपने ही कामों के लिए किया करता था। वो जानता था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो पहले तो वहां से अरबाज और शोएब को छोड़कर भाग चुका था, लेकिन उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाता तो भी शोएब उसे वहां से उठा सकता था। उसके परिवार का रसूख बहुत ज्यादा था और इसी वजह से शहबाज वहां से भाग जाने के बाद भी अपनी आधी लड़ाई तो हार ही चुका था। वो चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन वो खुद भी जानता था कि वो जिंदा नहीं बचने वाला था। इधर शोएब को भी भरोसा था कि वो उसे 1 घंटे में खत्म करवा देगा। वो जानता था कि शहबाज की एक ही कमजोरी है, वो है लड़कियां। उसने शहबाज के सबसे खास लोगों से उसकी खबर लेनी शुरू कर दी। वैसे तो उसके माता पिता नहीं थे, वरना शोएब कब का उसके माता पिता को उठाकर वहां बुलवा लेता। उसके बाद उसे ना चाहते हुए भी शोएब के सामने आना पड़ता। लेकिन शोएब ने उसके ऊपर जिंदगी में एक ही एहसान किया था। उसने उसे एक लड़की दिलवाई थी। शहबाज और उस लड़की के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे और वो जानता था कि शहबाज कहीं भी जाता, लेकिन वो इस लड़की को अपने साथ में ले जाने के लिए वापस जरूर आने वाला था। उसने अभी अपने 6 से 7 आदमियों को उस लड़की के घर पर भेज दिया। वो उस लड़की को वहां से अगवा करके अपने पास ले आना चाहता था, ताकि शहबाज खुद भागा भागा उसके पास आ जाए। इसके बाद जैसे ही शहबाज उसके सामने आता तो वो एक ही चाकू में दोनों के सीने को भौंक कर अलग कर देता। इसके अलावा शहबाज एक गाड़ी भी चलाता था। वो गाड़ी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड सकीना के घर के बाहर आ गया। वो सकीना के साथ में यहाँ से जल्द कहीं दूर चला जाना चाहता था। शहबाज ऊपर गया और उसने दरवाजा बजाना शुरू किया। शकीना, शकीना दरवाजा खोल, शकीना दरवाजा खोल, शकीना। अचानक से उधर से दरवाजा खोला और सामने एक छोटे बालों वाली लड़की आकर खड़ी हो गई। शहबाज की नजर नहीं गई, लेकिन शकीना का चेहरा थोड़ा सा सूजा हुआ था। शकीना, यहाँ से चल, हमें जल्द से जल्द पटना खाली करके भागना होगा। मैं रास्ते में तुझे सब समझा दूंगा क्या क्या हुआ है अभी, लेकिन तू अभी चल यहाँ से। शहबाज ने उसका हाथ पकड़ा और वो जिस हाल में उसे ले जाना चाहता था और वो उसके सामने खड़ी थी, वो उस हाल में ही उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाना चाहता था। इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। शहबाज, 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 क्या हाल है मेरे भाई? इतने में शहबाज को पीछे से किसी आदमी की आवाज आई। वो सकीना के पीछे ही दरवाजे के पास में खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि शोएब का ही भेजा हुआ आदमी था। उसका नाम भूरा था और उसके हाथ में एक बंदूक थी, जिसे उसने शकीना के माथे पर तान रखा था। ये देखते ही शहबाज हैरान और परेशान हो गया। वो अब समझ चुका था कि शोएब को पहले ही इस चीज का पता चल चुका था कि शहबाज अपना अगला कदम कहाँ और कैसे जमाने वाला था। देख, अगर तू नहीं चाहता कि मैं इसे गोली मारूं तो चुपचाप मेरे साथ आ जा। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, भूरा ने कहा। और वो उन्हें शोएब के पास भी ले जाने का इंतजार नहीं करना चाहता था और दोनों का काम वो यहीं तमाम कर देना चाहता था। शहबाज को इस चीज से बहुत डर लग रहा था। चाहे उसने खुद अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों को मारा था, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने सकीना को एक खरोंच भी आते हुए नहीं देख सकता था। उसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना उसे। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। इसे छोड़ दो, बंदूक नीचे करो, प्लीज बंदूक नीचे करो। शकीना को कुछ नहीं, इधर से शहबाज ने कहा और वो उन दोनों के साथ में अपने हाथ ऊपर करके कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही शहबाज अंदर आया तो उसने देखा कि उसके पास में 2 और आदमी आकर खड़े हो गए। वो उसकी जेब की और उसके कपड़ों की तलाशी ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने पाया कि शहबाज के पास में कोई बंदूक नहीं थी तो उन दोनों लोगों ने उसे लात मारी और शहबाज नीचे गिरा। सालों, शहबाज को उनकी इस हरकत पर गुस्सा आया। वो जल्द से जल्द अपनी जगह पर से खड़ा हो जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि उसके माथे पर 2 बंदूक तनी हुई थी। इसके अलावा वहां पर 4 और लोग खड़े थे। कुल मिलाकर शोएब ने उसे लाने के लिए 7 लोगों को भेज रखा था। वो भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि शहबाज कितना ताकतवर आदमी था। ऐसे में वो किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। शहबाज, इधर शकीना के मुंह से शहबाज का यह हाल देखते ही चीख निकल गई। वो उसकी तरफ आगे बढ़ना तो चाह रही थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सिर पर भी भूरा ने बंदूक तान रखी थी। सकीना बुरी
तरीके से शहबाज से गले मिलने के लिए तड़प रही थी। उसने जैसे ही अपने शहबाज को इस हाल में देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब शहबाज ने शकीना को इस हाल में देखा तो उसकी भी आंखें गीली हो गई और उसके दिल में कितना दर्द हो रहा था उसे इस बात का अंदाजा सिर्फ उसी को था। वो चाहता था कि भले ही उसे कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी शकीना को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मेरे साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं। छोड़ दो शकीना को, छोड़ दो, जाने दो इसे, शहबाज ने ठंडे से सुर में कहा। देख रहे हो भाई, इसके माथे पर हमने बंदूक लगा रखी है, फिर भी भाई हमको ही ज्ञान दे रहा है। अबे तुझे हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें किसके साथ क्या करना है, समझे साले? तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? ज्यादा बोलते हैं वरना हम यहीं तेरी आंखों के सामने ना एक एक करके से नोच कर खाना शुरू कर देंगे, समझा? बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने शोएब भाई के लिए 3 साल तक काम किया है। मैं उनका सबसे वफादार आदमी हूँ। उन्होंने जिसका नाम लिया मैंने उसका काम तमाम किया। कभी ये नहीं पूछा कि भाई ये कौन है, इसने आपके साथ क्या किया। ऐसे में शोएब भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, शोएब भाई मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। और तुम लोगों ने भी शोएब भाई को बिना बताए मेरे या इसके साथ में कुछ करने की कोशिश की तो याद रखना ये चीज़ तुम लोगों को बहुत भारी पड़ने वाली है। भाई भी जानते हैं कि उन्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलने वाला। अब तुम लोग देख लो कि तुम्हें क्या करना है। सालों अगर भाई ने मुझे छोड़ दिया ना, मैं एक एक के थोबड़े सुझा दूंगा। शहबाज ने भुरा के ऊपर दबाव बनाते हुए ये सब कहा। अब भुरा और शहबाज दोनों ही एक दूसरे को देखकर घबरा रहे थे। वैसे तो शोएब सच में शहबाज की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। जब शोएब उसे कोई काम करने के लिए देता तो शहबाज को लगता कि वो उसकी काफी इज्जत करता है। ऐसे में उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि शोएब उसे मारने के लिए अपने आदमियों को भेज सकता था। हो सकता है कि शोएब ने जो कहा वो गुस्से में कहा होगा। अब भुरा को ऐसा लग रहा था कि शायद उसे शहबाज को नहीं मारना चाहिए। वो अपने डिसीजन के बारे में सोचने लगा। वो अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने बंदूक चलाने से पहले एक बार और शोएब को फोन मिला दिया। शोएब भाई, आपने जैसा कहा था वैसे हमने कर दिया है। शहबाज आ चुका है और हमने उसे पकड़ भी लिया है। हम लोग अभी सकीना के घर पर हैं भाई। शहबाज कह रहा है कि वो आपसे बात करना चाहता है। भुरा ने शहबाज की तरफ देखते हुए कहा। इसके साथ ही उसने अपना फोन शहबाज की तरफ बढ़ा दिया। उसने फोन को लाउड स्पीकर पर डाला हुआ था। भाई जान, मैं बात कर रहा हूँ शहबाज। भाईजान, उस दिन बंगले पर जो हुआ वो सब आपकी आंखों के सामने हुआ था ना। आपको भी पता है कि मैं तो गोली चलाना नहीं चाहता था, मुझे गोली चलाने के लिए उस हरामजादे ने मजबूर किया था। इसके अलावा भाईजान, मैं आपके लिए पिछले 3 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता रहा हूँ। मैंने कितना पसीना बहाया है आपके लिए, कितना खून बहाया है। भाईजान, आप मेरी जान कैसे ले सकते हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने जो किया सही किया, मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए भाईजान, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन भाईजान, आप बस मेरी जान मत लीजिए, मुझे जान से मत मारिए भाईजान। मैं आपके लिए फिर से उसी तरीके से काम करना शुरू कर दूंगा। वादा है मेरा, वादा है शहबाज का ये आपके लिए। शहबाज ने जोर से आवाज देते हुए कहा। भाई, कौन वो हरामजादा? शहबाज बात कर रहा है क्या? हाँ? तभी उधर से फोन पर अरबाज की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। उसके बाद अरबाज ने उधर से शहबाज की बात का जवाब देना शुरू किया। शहबाज, तुझे पता है कि तू क्या कह रहा है? तुझे मालूम है कि आज तेरी वजह से क्या हो गया? तुझे पता भी है कि तेरी वजह से मेरे भाई का एक पैर चला गया है। अब वो जिंदगी भर के लिए ना लंगड़ा हो गया है। मैं तुझे इसकी वजह से ना छोड़ कर तो जाने नहीं दे सकता, वो भी इतनी आसानी से। तूने मेरे भाई को जितनी तकलीफ दी है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुझे देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं तुझे जान से मारूं, मैं तुझे एक सच बता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू जाते जाते वो सच जान ले, ये तेरे अगले जन्म में काम आएगा। वो सच ये है कि मेरी जान की अगर एक कुत्ता अपने मालिक को काटता है तो मालिक को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो उस कुत्ते को जान से मार दे और उसके बाद उसका सूप बनाकर पी ले। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे मारे जाने के बाद मैं तेरा सूप नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं तो खुद तुझे कुत्ते को खिला देने वाला हूँ। जब तक वो तुझे नहीं खाएंगे ना, तब तक हमें भी भूख नहीं लगने वाली, शोएब ने कहा और अपने ही कहे के ऊपर हंसने लगा। इधर अरबाज की बात सुनकर शोएब के दांत गुस्से के मारे किटकिटाने लगे थे। उसे इस आदमी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो कि इसके और शोएब के बीच में आकर खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी उसके पास में उसकी बात सुनने के अलावा अभी और कोई चारा नहीं था। लेकिन अभी भी उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि शोएब फिर से उसे एक मौका तो जरूर दे सकता था। इतने में उसे शोएब की आवाज आई। शहबाज, इस बार तो तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है मेरे भाई। मैं तो क्या, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही शहबाज को समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहता था। वो जान गया था कि शोएब अपना इरादा किसी भी हाल में नहीं बदलने वाला था। लेकिन भाई, मैं आपके लिए कितना लड़ा हूँ, कितने जख्म खाए हैं मैंने आपके लिए। मैं नहीं मरना चाहता हूँ भाईजान, नहीं, मैं नहीं मरना चाहता हूँ, शहबाज ने फोन पर गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन शोएब के ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। भाईजान, समझ गया हूँ मैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं आपको, मैं पूरी तरीके से सफाई से ये काम कर दूंगा, भुरा ने कहा। वो जानता था कि उसे क्या करना था।
भाईजान मेरी बात तो सुनो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुन तो लो। शहबाज ने कहा। क्या रिक्वेस्ट करने वाला था शहबाज? क्या चाहता था वो मरने से पहले? वो अपनी बात पर टिका हुआ था। उधर शोएब ने पुलिस के आला अधिकारी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि लकी जेल चला जाए। इधर शोएब के कहने पर उसके आदमियों ने शहबाज को उसकी गर्लफ्रेंड सकीना के साथ पकड़ लिया। वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन शहबाज जाने से पहले शोएब के सामने एक शर्त रखना चाहता था। शोएब भी उसकी बात सुनने को राजी था। शहबाज ने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सकीना को छोड़ दो शोएब भाई। जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ, इसमें सकीना की कोई गलती नहीं है। आप चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन सकीना को सही सलामत उसके घर पर छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसका कोई नुकसान हो। शोएब ने उसकी बात तो सुन ली, लेकिन वो उसकी बात मानने को राजी नहीं था। ऐसा नहीं हो पाएगा शहबाज, सकीना को मैं लेकर आया हूँ, मैं जो चाहूँ उसके साथ वो कर सकता हूँ। शोएब ने बहुत ही प्यार से कहा। वैसे भी वो शोएब की टीम में नहीं आई थी और वो इतनी आसानी से सकीना जैसी लड़की को जाने नहीं दे सकता था। शहबाज की जिंदगी में भी शोएब ही सकीना को लेकर आया था। ऐसे में उसके ऊपर शहबाज से ज्यादा शोएब का हक था। आप उसके साथ में क्या करने का सोच रहे हो, बताओ मुझे, इधर से शहबाज ने पूछा। हालांकि उसे शोएब की बात पर गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में ही अपनी मुट्ठियां तान ली। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे जाने के बाद किसी और की हो जाए। तुम्हारे पापों की सजा के चक्कर में उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता हूँ ना मैं, शोएब ने कहा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शहबाज शकीना से कितना प्यार करता था। वो ना ही शहबाज से इस मामले में और कोई बात करना चाहता था। इधर शोएब के मुंह से ये बात सुनकर शहबाज का दिमाग खराब हो गया। भले ही वो जानता था कि वो जाने वाला था, लेकिन फिर भी वो इस तरह से यहाँ से विदा नहीं होना चाहता था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीच ली और कहा, और आप उसके साथ में क्या करने वाले हो? तभी शोएब के फोन में से अरबाज की आवाज आने लगी। उसने कहा, जैसे ही तू मरेगा ना, उसके बाद मैं शकीना को अपने कमरे में बुलाऊंगा और वो मेरे सामने बिना कपड़ों के नाचेगी। मैं ही नहीं, मेरे घर के सारे मर्द उसका नाच देखने वाले हैं। उसके बाद जब तेरे शरीर को कुत्ते खा रहे होंगे ना, तब मैं इधर तेरी शकीना के साथ में जन्नत की सैर करूं। कितना मजा आएगा ना, तू उधर मर रहा है और तेरी होने वाली बीवी मजे कर रही है, वो भी मेरे साथ। क्या बोलता है? इतना बोलने के बाद ही अरबाज उधर से गंदी सी हंसी हंसने लगा, लेकिन शहबाज को उसकी इस हंसी सुनकर गुस्सा आने लगा। उसके माथे पर इस वक्त बंदूक नहीं तनी होती तो अभी के अभी हॉस्पिटल में जाकर अरबाज को जान से मार देता वो। अरबाज की ये बोल शहबाज के दिल पर किसी बम की तरह जा गिरे। वो अचानक से अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और सीधा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा जिन्होंने उसके माथे पर बंदूक तानी हुई थी। उसने उनसे एक झटके में बंदूक छीनी और बिना देखे गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। इधर जो लोग शहबाज के पीछे खड़े थे, उन्होंने शहबाज के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन शहबाज बहुत तेज था। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर अपने आप को गोली लगने से बचा लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो उसकी जान बच जाने वाली थी। गोली उसके कंधे में लग गई और 2 गोली उसकी जांघ में लग गई। शहबाज को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उसने दर्द के मारे अपने होंठ भींच लिए और बहुत जोर से कसमसाने लगा। बाकी 2 लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने शहबाज की गर्दन को अपने हाथ में लिया और उसकी गर्दन पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। शहबाज की आंखों के आगे अंधेरा छाता। उससे पहले उसने उन दोनों लोगों के पेट में कोहनियों से वार किया और उससे चाकू छीन लिया। उसके बाद उसने एक आदमी के पेट में चाकू घोंपा और कूदकर सामने खड़े हुए आदमी के हाथ से बंदूक छीन ली। अब उसने उन सभी लोगों के सिर पर अपनी बंदूक तान दी थी। इधर उन सब लोगों ने भी उसके सिर पर अपनी अपनी बंदूक तानी हुई थी। जैसे ही उनमें से एक ने गोली चलानी शुरू की तो शहबाज पीछे की तरफ झुका और फिर उसने अपने आप को बचाते हुए कमरे में लगे हुए सोफे के पीछे जाकर खुद को धकेल दिया और वहां छिप गया। तभी बंदूक चलने की आवाज आई। सब लोगों ने शहबाज के ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी, लेकिन शहबाज की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक भी गोली जाकर नहीं लगी। उसके सोफे में, टेबल में और गमले तक में गोली लगने की वजह से आग लग गई थी। खिड़की के शीशे चटक गए थे, लेकिन इन सब के बीच में शहबाज ने अपने आप को बचा रखा था। शहबाज! इधर थोड़ी दूर खड़ी शकीना बुरी तरीके से घबरा गई। उसने शहबाज को आवाज देना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि उसने शहबाज को हमेशा के लिए खो दिया है। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए और सीधा शहबाज की दिशा में कूद पड़ी। वो चाहे अपने ऊपर गोली खाने को तैयार थी, लेकिन वो शहबाज को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। वैसे भी वो एक छोटे गांव से अगवा करके आई थी और उसके बाद में वो कभी अपने घर नहीं जा पाई थी। ऐसे में उसकी जिंदगी में जो कुछ था वो शहबाज ही था। वो शहबाज के साथ में काफी सुरक्षित महसूस करती थी। हिलने की कोशिश भी की ना तो तुझे गोली मार दूंगा साली। इतने में पीछे से भूरा ने उसे पकड़ लिया। शकीना का हाथ उसके एक हाथ में था और दूसरे से उसने बंदूक थाम रखी थी। भूरा के चिल्लाने की वजह से शकीना बुरी तरीके से घबरा गई। उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि भूरा उससे क्या कह रहा था। उसने भूरा के हाथ को जोर से काट लिया और फिर से शहबाज की दिशा में भागने लगी। साली! भूरा के हाथ में तेज दर्द उठा। उसे बहुत जोर से गुस्सा आने लगा और उसने एक गोली चला दी। वो गोली सीधा शकीना के सिर में जा लगी और वो आर पार हो गई। थोड़ी ही देर बाद शकीना का पूरा चेहरा खून से सन गया और अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें
खुली की खुली रह गई, लेकिन उसके शरीर में कोई जान नहीं बाकी थी। शकीना, शकीना, शकीना। इधर जैसे ही शहबाज को पता चला कि उसकी वजह से शकीना को गोली लग गई तो वो उसके ओर दौड़ पड़ा। उसका चेहरा ठंडा होने लगा। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, वो सोफे के पीछे छुपा हुआ किसी जंगली जानवर की तरह रोने और चिंघाड़ने लगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, कब्र खोद दूंगा यहाँ पे सबकी, सबको जान से मार दूंगा, मैं मार दूंगा सबको। शहबाज ने किसी घायल शेर की तरह कुर्राते हुए कहा। उसे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसकी वजह से वो जिंदा था, उस वजह को ही शोएब के आदमियों ने उससे छीन लिया था। ऐसे में अब अगर अरबाज खुद भी मर जाता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो सोफे की आड़ से बाहर आ गया और इधर पूरे कमरे में गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूरे कमरे में धुआंधार गोलियां बरसती जा रही थी। शहबाज भी गोलियां चला रहा था और तो उधर से शोएब के आदमी भी उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे। थोड़ी देर बाद में शहबाज ने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी और बाकी सब लोग शहबाज के इस अवतार को देखकर घबराने लगे। जैसे ही गोलियों का शोर थमा तो शहबाज ने देखा कि उसने शोएब के 3 लड़कों को जान से मार दिया था और वो नीचे जमीन पर चित्त पड़े हुए थे। उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। इधर भूरा के भी हाथ में गोली लग गई थी और उसके हाथ में जो बंदूक थी वो नीचे गिर गई। शहबाज को भी कमर में गोली लगी थी, लेकिन इस वक्त उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। खून बह जाने के बाद भी वो अपनी जगह से सीधा खड़ा हुआ। साले पीछे क्या छुपा है, एक बाप की औलाद है तो सामने आना, आ सामने। भूरा ने उसे लड़काते हुए कहा। उसने दर्द के मारे अपने दूसरे हाथ से सीधा हाथ पकड़ रखा था। उसने देखा कि शहबाज के कपड़े खून की वजह से लाल हो गए और वो अपने जख्मी पैर को घसीटकर भूरा की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखें ठंडे और गुस्से से भरी हुई नजर आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो शहबाज की आंखों में नहीं बल्कि किसी बर्फ से ढके पहाड़ को देख रहा है। तू मरेगा साले, मरेगा। शहबाज अचानक से भागते हुए भूरा के ऊपर कूद पड़ा और उसे घसीट कर अपने साथ में कोने में ले गया। भूरा का सिर दीवार से जा टकराया। शहबाज की आंखें अपने आप में किसी खंजर से कम नहीं लग रही थी और उसने भूरा के पेट में मुक्का मारना शुरू कर दिया। उसके पेट में बेतहाशा मुक्के मारे जा रहा था। थमने का नाम ही नहीं ले रहा था वो। नहीं शहबाज, शहबाज छोड़ दे, शहबाज। भूरा चिल्ला रहा था और उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन शहबाज का हाथ था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक से शहबाज ने उसकी नाक के ऊपर मुक्का मारा। जैसे उसने अपना हाथ उसकी नाक पर से टकराया तो उसने देखा कि भूरा की नाक से खून आने लगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और अब उसका शरीर ठंडा होने लगा। भूरा मर चुका था। जैसे ही शहबाज ने उसे छोड़ा तो वो सीधा नीचे जा गिरा, लेकिन शहबाज अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसे लातों से मारता जा रहा था। शहबाज के हाथों में भूरा का खून लगा हुआ था और साथ ही उसके मांस के टुकड़े भी उसकी मुट्ठी से चिपके हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। उस आवाज की वजह से पूरा कमरा गूंज उठा। शहबाज ने अपना सिर घुमाया और देखा कि भूरा का फोन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। शोएब ने फोन रखा नहीं था और ये शोएब की ही आवाज थी जो कमरे में गूंजी थी। शहबाज ने सांस ली और धीरे धीरे अपने शरीर को घसीटने लगा। वो लंगड़ाते हुए फोन के पास आ गया और उसने धीरे से वो फोन उठा लिया। क्या हुआ? भूरा, भूरा तुमने शहबाज को मार डाला ना? उधर से शोएब की घबराई हुई सी आवाज आ रही थी। वैसे तो वो हमेशा शांत रहता, लेकिन आज उसकी आवाज में घबराहट नजर आ रही थी। शोएब। इधर से शहबाज ने बहुत जोर लगाया और फुसफुसाते हुए बोला। जैसे ही शोएब ने शहबाज की आवाज सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। तू अभी तक जिंदा है? शोएब ने कहा। क्यों बे? हाँ? तुझे क्या लगा था तू इन्हें मारने के लिए भेजेगा और मर जाऊंगा मैं? हाँ? मैं मरा नहीं हूँ शोएब, लेकिन मैंने तेरे एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा। सब मर गए। इन्होंने मेरी शकीना को मार दिया। इसके लिए तू जिम्मेदार है साले। छोड़ूंगा नहीं तुझे शोएब, मैं छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूँ मैं, शहबाज ने कहा। जैसे उसने अपने मुंह से शकीना का नाम लिया तो उसकी आवाज में उसका दर्द साफ झलकने लगा। उसकी आंखें गीली होने लगी और उसका नाक भी बहने लगा। शहबाज फिर से एक गहरी सांस ले रहा था और फिर जोर से चिंगारते हुए बोला। इन हरामजादों ने मेरी शकीना को मारा है, मार दिया इन्होंने मेरी शकीना को। लेकिन तू चिंता मत कर शोएब, हर बात का हिसाब होगा। जितना खून शकीना का बहा है उससे 10 गुना ज्यादा खून मैं तेरा और तेरे परिवार का बहाऊंगा। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा तुझे। चाहे तू रऊफ हो या चौधरी, मेरे हाथों से तुम लोग बचने वाले नहीं हो। बुला लेना जिसे बुलाना है, शहबाज ने कहा और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा और इसी बीच उसने फोन काट कर फेंक दिया। वो अब सकीना को देख रहा था जो फर्श पर निढाल पड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसने धीरे से सकीना का सिर अपने हाथ में लिया और फिर अपनी गोद में उसे लेटा दिया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस तरह का दिन भी देखना पड़ेगा। फिर भी उसके जाने से पहले उसकी एक आखिरी शर्त थी। वो शकीना को सही सलामत उसके घर पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन
शोएब ने जब उसकी इस बात को मानने से मना कर दिया तो शहबाज को बहुत गुस्सा आया और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। काफी देर तक चली उस मुठभेड़ में आखिरकार शहबाज ने शोएब के सारे आदमियों को तो मार दिया, लेकिन उसने अपनी सकीना को भी खो दिया था। वो घायल सा सकीना के पास आ गया और उसने उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया था। वो धीरे से और बहुत ही प्यार से सकीना के बालों को सहला रहा था। उसने उसके कानों में कहा, सकीना मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना सकीना, मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा और तुम्हें अपने साथ पूरी दुनिया घुमाने के लिए ले चलूंगा। अब अपना वो वादा मैं पूरा नहीं कर पाया सकीना। मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा मेरा पैसा कम ही नजर आता और मुझे लगता कि मुझे और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। मैंने तुम्हें खो दिया सकीना, तुम्हें खो दिया मैंने। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगा, किसके लिए? शहबाज की हालत खराब होने लगी थी। वो काफी देर तक ऐसे ही सकीना के सिर को अपनी गोद में लिए बैठा था और उससे बस यूं ही बात किए जा रहा था। उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो उससे क्या बोले जा रहा था। उसने धीरे से सकीना का माथा उठाया और उसे चूम लिया। सकीना के सिर में गोली लगी थी और इस वजह से शहबाज के होंठों पर भी उसका खून लग गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। शहबाज ने अपने होंठ पर लगे खून को साफ करते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ में अभी भी खून लगा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सकीना को गले से लगाया और जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनते ही पूरा घर कांप था। इधर शोएब को भी शहबाज से डर तो लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि शहबाज उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ता। उसके सामने तो वो एक छोटा सा चूजा था जिसे वो आज नहीं तो कल आराम से खत्म कर सकता था। लेकिन फिर भी शहबाज ने उससे जिस तरह से बात की थी उसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई क्या हुआ? इधर से अरबाज ने जब शोएब के चेहरे को देखा तो पूछा। वो खुद भी उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गया था। अरबाज के माता और पिता भी उसे देखे जा रहे थे। शहबाज ने मेरे आदमियों को मार दिया है, शोएब ने कहा। उसकी आंखों के सामने अभी भी शहबाज का चेहरा घूम रहा था और वो बस उसे जान से मार देना चाहता था। जैसे ही अरबाज और बाकी लोगों ने शोएब के मुंह से यह खबर सुनी तो वो सब हैरान हो गए। अरबाज को तो पहले ही शहबाज के नाम से डर लगता था। उसने कहा, लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे आदमियों को वो अकेला कैसे मार सकता है? अकेला? तुमने तो उसको बंदूक देकर भेजा था ना। और वो लड़की सकीना, उसका क्या हुआ? भाई भाई बोलो ना। चुप रहे। शोएब का दिमाग पहले से ही खराब हुआ जा रहा था। उसमें भी अरबाज उससे इतने सारे सवाल पूछकर उसे और ज्यादा खराब कर रहा था। शोएब उसे घूरते हुए देखे जा रहा था। उसका माथा ठनका और अरबाज भी समझ गया कि वो शोएब के कानों में मक्खी की तरह भिनभिना रहा था। अरबाज तुरंत चुप हो गया। फिर उसने अगले ही पल में उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, शोएब भाई ऐसे नाराज मत हो। मैं कुछ ज्यादा ही सवाल किए जा रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर हम लोग इस बार शहबाज को नहीं मार पाए तो वैसे भी वो हमारे लिए तो एक छोटा सा चूहा ही है। आज नहीं तो कल निपटा ही देंगे उसे। छोड़ो उसे, उसके ऊपर अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम तो काम तमाम कर ही देंगे उसका। अभी तो हमें बस लकी के ऊपर। जैसे ही शोएब ने फिर से अरबाज को गुस्से भरी नजर से देखा तो फिर से शांत हो गया। शोएब की नजर ने ही उसके हाथों को सील कर दिया था। इधर शोएब के दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थी जो शहबाज ने उससे कही थी। उसके कानों में यही गूंज रहा था कि वो एक दिन आने वाला था और वो शोएब और उसके परिवार को इस चीज का बदला लेने वाला था। शोएब ने भी अपनी मुट्ठियों को कस लिया था और उसके दिमाग में बहुत सारे सवालों ने हलचल मचाई हुई थी। उधर जब हॉस्पिटल में अरबाज के कमरे में शोएब गुस्से में खड़ा था तो इधर शबाना ने बंदूक के ट्रिगर पर से फिंगरप्रिंट ले लिए थे। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पे खड़ी थी और नतीजे देख रही थी। रिपोर्ट में भी तो बात लिखी हुई आई थी जो लकी ने कही थी। वो सही कह रहा था, गोली उसने नहीं चलाई थी। उस बंदूक के ऊपर लकी, अरबाज और शहबाज तीनों के फिंगरप्रिंट तो मिले, लेकिन ट्रिगर के ऊपर सिर्फ अरबाज और शहबाज की ही उंगलियों के निशान थे। इससे साफ साबित हो रहा था कि लकी ने उससे गोली नहीं मारी थी। लेकिन शबाना को लकी की कही पूरी बात याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कहा था कि उसी ने शहबाज को गोली चलाने के लिए उकसाया था। ऐसे में किसी न किसी रूप में तो लकी ने भी कानून तोड़ा ही था। अब शबाना लकी को उसके किए की कानूनी सजा दिलवाना चाहती थी, लेकिन फिर भी अरबाज और शोएब ने उसके साथ में सुबह जो कुछ किया इसकी वजह से शबाना की सिंपैथी लकी के साथ जुड़ गई थी। लेकिन फिर भी वो कानून से बंधी हुई थी और उसका काम कानून की पालन करना था। शबाना अपने साथ वो रिपोर्ट लेकर बाहर आ गई। मैडम, हमें शहबाज की खबर मिल चुकी है। वो निचली बस्ती में कहीं छुपा हुआ है। तभी एक पुलिस वाला शबाना के पास में आया और उसने उसे शहबाज के बारे में खबर देते हुए कहा। जैसे ही शबाना ने यह खबर सुनी तो वो खुश हो गई। अब मामला उसे उसके हाथों में आता हुआ दिखाई देने लगा। टीम को बुलाओ जल्दी, शबाना ने कहा। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन मैडम, एक और चीज है जो इस पूरे मामले में मेरी समझ से तो बाहर है। उस पुलिस वाले ने शबाना की तरफ देखा और कहा। इसके बाद वो आगे बोला, मैडम, हमें शहबाज के बारे में जो जानकारी मिली है कहीं बाहर से नहीं मिली है। शहबाज ने खुद हमें फोन करके बताया कि वो कहाँ छिपा हुआ है। कहीं ये उसकी किसी तरह की कोई चाल तो नहीं है? मुझे नहीं पता, और जब तक हम वहां जाकर देख नहीं लेते तब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी तुम टीम बुलाओ, हमें निकलना होगा।
अभी तुरंत, शबाना ने कहा और आगे बढ़ने लगी। उस पुलिस वालों ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर शबाना के पीछे हो लिया। शबाना ने अपने अलावा अपने साथ में 4 और पुलिस वालों को ले लिया था और वो सीधा निचली बस्ती जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वो शहबाज के दिए हुए पते पर पहुंची तो उसे भी शहबाज की दी हुई जानकारी पर शक होने लगा। उसे लग रहा था कि हो सकता है कि शहबाज ने उसे सच में किसी तरह के जाल में फंसाने के लिए ये सब कहा होगा। उसे लग रहा था कि शहबाज उनके साथ किसी तरह का तो कोई खेल खेल रहा था। वो धीरे धीरे अपनी बंदूक तान कर दरवाजे की तरफ बढ़े जा रहे थे जिसके बारे में शहबाज ने जिक्र किया था। वो सब लोग आपस में एक दूसरे से इशारे के हिसाब से बात कर रहे थे। बलराज, जिसने पहले भी लकी को इंट्रोगेट किया था और जिसे शबाना ने बाहर कर दिया, वो दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया। वो सबसे पहले अंदर जाने के लिए सोच रहा था। उसने जोर से दरवाजे के ऊपर एक लात मारी। उसके बाद उसके पीछे पीछे उसके सारे साथी अंदर दाखिल होने लगे, लेकिन फिर भी वो काफी चौकन्ने थे। हो सकता था कि वो जितना सोच रहे थे कमरे में उससे भी ज्यादा लोग हों। लेकिन इधर शबाना ने अपना सीधा हाथ उठाया और बलराज को रोक दिया। बलराज ने पीछे घूमकर उसे देखा और वो रुक गया। शबाना भले ही एक लड़की थी, लेकिन फिर भी वो इस टीम की लीडर थी। कमरे में जाना अपने आप में सबसे ज्यादा खतरनाक काम था और वो इस खतरनाक काम को खुद ही करके देखना चाहती थी। वो अपनी वजह से अपने टीम के किसी साथी को जान के साथ नहीं खेलने दे सकती थी। शबाना आगे आई और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसके बाद उसने इशारे से 3 तक गिनती गिनी और उसके बाद में दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा खुल गया और उसके पीछे से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। शबाना ने अपनी बंदूक तान ली और कमरे के अंदर दाखिल होकर शहबाज को ढूंढने लगी। वो इधर उधर देखे जा रही थी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। बाकी पुलिस वाले भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए थे और इधर उधर देख रहे थे। हिला मत, जहाँ हो वही रुको। इतने में अचानक से शबाना को वहां पर एक आदमी दिखाई देने लगा। शबाना और बाकी पुलिस वालों ने उसके सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो अकेला वहां खड़ा था और काफी घबराया हुआ था, तो सब लोगों ने धीरे धीरे अपनी बंदूकें नीचे कर ली। वो जानते थे कि वो शहबाज ही था और उसने उन्हें सही जानकारी थी। वो अभी भी जमीन पर बैठा था और उसकी गोद में सकीना का सिर था। शबाना ने देखा कि शकीना की मौत हो गई थी। वो उसके पास में बैठा हुआ था और उसकी आंखों को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो उसकी मौत पर बहुत रोया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कमरे में जो मंजर देखा, उसे देखकर वो सब पुलिस वाले एक बार के लिए घबरा गए। वहां पर जमीन पर 5 से 6 लोग नीचे गिरे हुए थे। उनमें से एक भी आदमी ना तो हिल रहा था ना ही डुल रहा था। किसी में कोई जान नहीं थी। इसके अलावा पूरा फर्श खून से सना हुआ था। एक आदमी के चेहरे में तो बड़ा सा छेद भी हुआ पड़ा था। पूरे कमरे में खून ही खून की गंध आ रही थी। जो नए पुलिस वाले शबाना के साथ में आए थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो उनका जी घबराने लगा और कुछ को तो उल्टी सी होने लगी। इन सबको तुमने मारा है? शबाना ने शहबाज के ऊपर बंदूक तानी और उसके पास जाकर पूछा। हाँ, इन सबको मैंने मारा है, शहबाज ने कहा। वो अब किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। जो भी बात थी वो सीधी साफ तरीके से वो पुलिस को बता देना चाहता था। अब उसे जेल जाने और फांसी पर चढ़ जाने का कोई डर नहीं था। शहबाज ने शबाना की आंखों में देखा और आगे कहा, इसके अलावा अरबाज और शोएब के घर में भी जो गोलीबारी हुई थी मैं नहीं की। अरबाज के पैर पर मैंने ही गोली मारी। इसके पीछे की वजह ये, ठीक अरबाज और शोएब ने मुझे पटना यूनिवर्सिटी के 2 गार्ड को जान से मारने की सुपारी दी। मैं उसे नहीं मार पाया तो वो नाराज हो गए। वो मुझे भला बुरा कहने लगे, मुझे गोली भी मारने की धमकी दी, इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी। बदले में शोएब ने इन लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा। अब इन लोगों ने मेरी सकीना को मार दिया तो बदले में मैंने भी इन्हें गोली मार दी। शहबाज ने असल में पुलिस को यहाँ पर यही सब समझाने के लिए बुलाया था। वो जो भी कह रहा था सही था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि अगर उसे फांसी भी चढ़ा दी जाती तो वो बस शोएब और अरबाज को सबक सिखाना चाहता था। वैसे भी यहाँ पर किसी का खून करने के लिए सुपारी देना भी अपने आप में किसी बहुत बड़े जुर्म से कम नहीं था। इस बात के लिए शोएब और अरबाज को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली थी और यही शहबाज चाहता था। जैसे ही शबाना और बाकी लोगों ने उसकी कहानी सुनी तो वो सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। इसके साथ ही शहबाज इतनी जल्दी अपना गुनाह कैसे कबूल कर सकता था। लेकिन शबाना को समझ आ गया था कि उसकी दुश्मनी अरबाज और शोएब से थी और वो उन्हें अपने साथ जेल में ले जाना चाहता था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शहबाज अपने प्लान में कामयाब हो पाता? क्या उन दोनों भाइयों को जेल की हवा खिलवा पाता? शहबाज ने इधर शबाना को फोन करके अपनी टीम के साथ अपने पते पर बुलाया था। खून से सने कमरे में जब शबाना ने शहबाज से बात की तो उसने अपना सारा गुनाह कबूल। उसके हिसाब से आज सकीना की मौत के पीछे का कारण भी शोएब ही था। वो चाहता था कि वो शोएब की जान लेकर सकीना की आत्मा को शांति दिला सके। इधर शबाना और बाकी सारे लोग अभी भी पूरे मामले को समझ नहीं पाए थे। ना ही उनमें किसी को इस बात उम्मीद थी कि शोएब, जो कि इतने बड़े और इतने सम्मानजनक परिवार का लड़का था, वो कुछ ऐसा कर सकता था। मैंने पिछले 3 सालों के अंदर शोएब
के कहने पर 8 जान अपने हाथों से ली। मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके कहने पर ही मैंने कब, किसे और कहाँ। शहबाज ने अपने बात में आगे जोड़ते हुए कहा। वो शोएब के ऊपर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। शबाना को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि शोएब जैसा लड़का भी कुछ ऐसा कर सकता था। शहबाज ने नहीं बताया होता तो शायद उसे और उसके डिपार्टमेंट को कभी इस बात का पता नहीं चल सकता था। अच्छा अरबाज, और उसके घर पे जो तुम्हारे साथ लकी नाम का गार्ड गया था, क्या उसने तुम्हें गोली चलाने के लिए उकसाया था? शबाना ने फिर से पूछा। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया और इस पूरे मामले में उसका किसी भी तरह से कोई लेना देना। मैंने अरबाज को गोली इसलिए मारी क्योंकि मुझे उसका बात करने का तरीका पसंद। वो बहुत ही बदतमीजी से मेरे से और मेरे घर वालों से बात कर रहा था। सकीना के बारे में इतनी उल्टी सीधी किस्म की बातें कर रहा था। शहबाज ने पूरे मामले में से लकी को अलग हुए, लेकिन शबाना को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लकी ने खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल किया था कि उसने खुद ही शहबाज को अरबाज के ऊपर गोली चलाने के लिए उकसाया था। और यहाँ शहबाज कह रहा था कि लकी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अचानक से ये कहावत शबाना के जहन में गूंज उठी। वो समझ गई कि इस वक्त शहबाज के दुश्मन सिर्फ शोएब और अरबाज ही। इसे लेकर शबाना ने अपने साथ वाले पुलिस वालों, उनमें से 2 लोग आए आगे और शबाना को पार करके शहबाज की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अभी भी शहबाज के ऊपर अपनी बंदूक तान रखी थी। पहले तो इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। जैसे ही शबाना ने देखा कि शहबाज की कमर पर गोली लगी थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उसने अपनी तरफ से ये बात कही। वो जानती थी कि अगर शहबाज मारा गया तो ये पूरा मामला बहुत ज्यादा उलझ सकता था। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने 108 पर फोन लगाकर एम्बुलेंस को बुला लिया। शहबाज को एम्बुलेंस में बैठाया गया और उसे 2 पुलिस वाले अपने साथ हॉस्पिटल लेकर रवाना हो गए। बाकी 2 लोग शबाना के साथ में फिर से पुलिस स्टेशन आ गए। वहां पर जो भी घटनाक्रम हुआ, उसमें से जो भी कार्रवाई शबाना ने की थी, वो चाहती थी कि वो सारी कार्रवाई वो जाकर अपने आला अधिकारी को बता दे। इस चीज के लिए उसने अपने साथ 2 पुलिस वालों को भी भेज दिया था। इसके बाद वो सीधी उस कमरे में चली गई जहां पर लकी को बंद करके रखा हुआ था। उसने देखा कि लकी आराम से अपने पलंग पर आंखें खोलकर लेटा हुआ था। वो छत की तरफ देख रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। लकी के जहन में इस वक्त और कुछ नहीं, सिर्फ राधिका के ख्याल चल रहे थे। वो बस उसके चेहरे के बारे में सोच रहा था। वो उससे ना जाने कितने घंटे से नहीं मिल पाया होगा। थोड़ी देर में सुबह होने को थी और जब राधिका उसे अपनी जगह पर नहीं देखती तो परेशान हो जाने वाली थी। लकी खुद उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खुला तो लकी अपने पलंग पर बैठ गया। क्या बात है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जेल में भी तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। शबाना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि घबराने से कुछ होने वाला है। वैसे भी मैं दिन भर से थका हुआ था, मुझे थोड़ी देर में ही नींद आ गई। आपका दिया हुआ पलंग वैसे है तो ठीक, लेकिन फिर भी इसका गद्दा बहुत कड़क है, लकी ने कहा। शबाना अपने दोनों हाथों को बांधकर उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वैसे शबाना मैडम, आपका इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? लकी ने पूछा। नहीं, मैं तो बस तुमसे ये कहने आई थी कि तुम यहाँ से जा सकते हो, शबाना ने अपने जवाब में कहा। उसने लकी को बता दिया कि शहबाज ने गोली चलाने का सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया था और उसने ये भी कह दिया कि लकी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में लकी को जेल में रखा नहीं जा सकता था और न ही उसके ऊपर किसी तरह का कोई केस बन सकता था। सच में? क्या वाकई ऐसा हुआ है? लकी ने ये सब बात सुनी तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहबाज उसके साथ में इस तरह का अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था और उसके पीछे वो लकी से क्या चाहता था। हमने शहबाज को पकड़ लिया है। उसने कहा है कि गोली चलाने में तुम्हारा कोई हाथ और ना ही तुम्हारी उंगलियों के निशान ट्रिगर पर मिले। तुम क्लीन हो लकी और हमारी तरफ से तुम जा सकते हो यहाँ से, शबाना ने कहा। अच्छा ठीक है फिर, लकी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में धूप अंधेरा था। सुबह होने में भी थोड़ी सी देर थी। जैसे ही लकी दरवाजे की तरफ आया तो चांद की हल्की सी रोशनी से उसका चेहरा भी रोशन हो गया। जैसे ही शबाना ने उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो लकी की गहरी आंखों को, लंबी नाक और कसे हुए होंठों को देख रही थी। उसके अंदर यूं तो बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत किया हुआ था और वो लकी को देखकर सिर्फ मुस्कुरा ही रही थी। लकी ने भले ही सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसका लंबा और कसा हुआ जिस्म उसमें भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। सच में वो किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकता था। शबाना अपने आप को वो सोचने से रोक नहीं पा रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच में इंटरोगेशन रूम में हुआ था। लकी ने उससे उसका पहला किस चुरा लिया था। जैसे ही शबाना के दिल में ये ख्याल आया तो उसकी पलक हल्की सी झपक गई और उसकी आंखों में शर्म की लाली साफ नजर आने लगी। लकी ने जैसे ही उसे देखा तो उसके दिल में भी ना जाने क्या होने लगा। उसकी आंखों को देखते ही समझ गया कि हो ना हो, लेकिन शबाना उसे किसके बारे में ही सोच रही। उसने शबाना की आंखों में देखा और कहा, मैंने आपके साथ जो पहले किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझसे जो कुछ हुआ गलती से हो गया। अब तुम जाओ,
जाओ यहाँ से, शबाना ने कहा। जैसे ही उसे इस चीज का एहसास हुआ कि लकी ने उसके मन की बात को पढ़ लिया था तो वो मारे शर्म के लाल हो गई। उसके दिल में उसका खून तेजी से भागने लगा। वो चाहते हुए भी लकी के ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। लकी भी अब वहां नहीं रुकना चाहता था। अगर वो रुक जाता तो शायद शबाना उसे देखकर पिघल सकती थी। वो उस कमरे से बाहर आ गया। शबाना ने उसके बाहर आते ही कमरे को बाहर से बंद कर दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब उसने लकी की पीठ को देखा तो शबाना के दिल में एक हल्की सी कड़वाहट नजर आने लगी। उसके दिल के कोने में एक आवाज उसे सुनाई दे रही थी, वो मेरा पहला किस था। तुम मुझसे मेरा पहला किस इस तरह से कैसे चुरा सकते हो? चाहे तुम मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन वो मेरे पहले किस की भरपाई नहीं कर सकता। जैसे ही शबाना की कानों में ये आवाज और तेजी से आई तो उसके चेहरे पर जलन के भाव और साफ नजर आने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाया और आगे चलने लगी। जितनी जल्दी हो सकता था वो उतनी ही जल्दी इन ख्यालों से बाहर आ जाना चाहती थी। दूसरी तरफ जब हरीश सिंह ने यह खबर सुनी कि शबाना ने शहबाज को पकड़ लिया था और शहबाज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो वो खुद भी दिल ही दिल काफी खुश हो गया। शोएब और अरबाज दोनों ने ही उसके ऊपर काफी दबाव बना रखा था, लेकिन अब उसका मुजरिम पकड़ा जा चुका था और इसी वजह से वो आराम से शोएब से बात कर सकता था। ठीक है, तुम लोग बाहर जा सकते हो, हरीश सिंह ने अपने सामने खड़े पुलिस वालों से कहा। इसके बाद उसने खुशी के मारे अपनी जेब से फोन निकाल लिया। जल्द से जल्द इस बारे में वो शोएब को बताकर अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेना चाहता था। जैसे उसके दोनों पुलिस वाले दरवाजे के बाहर गए तो हरीश ने शोएब का नंबर निकाल लिया, लेकिन इतने में उसका दरवाजा खुला और उसमें एक पुलिस वाला शहबाज को अपने साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। उन दोनों के साथ में एक और आदमी था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लकी ही था, जिसके बारे में शोएब ने हरीश से बात की थी। वो लकी को खास तौर पर सजा दिलवाना चाहता था। ऐसे में जैसे ही लकी उसके सामने आया तो उसे देखते ही वो समझ गया कि वो लकी था। क्या बात है? सर, मैडम ने इसे पकड़ा है और इसे छोड़ दिया है। मुझे लगा कि मुझे इसे छोड़ने से पहले एक बार आपसे मिलवा देना चाहिए। नहीं नहीं, इसे मत छोड़ो, हरीश ने तुरंत ये जवाब दिया। वो लकी को नहीं जाने देना चाहता था। लकी ने जैसे ये सुना तो वो हैरान हो गया। क्या हुआ? क्या चल रहा है ये सब? ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे किसी को छोड़ा जा सकता है? हाँ? हरीश ने पहले तो उस पुलिस वाले को देखा और फिर लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो शहबाज को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाता, इतने में खुद हरीश ने उस पुलिस वाले की तरफ देखा और कहा, इस लड़के को दोबारा डिटेंशन रूम में लेकर जाओ, मैं इससे वहीं पर बात करना चाहता हूँ। उस पुलिस वाले ने फिर से लकी को पकड़ लिया और उसे अपने साथ में ले जाने लगा, लेकिन इतने में शबाना वहां आ गई। जैसे उसने देखा कि लकी को फिर से पकड़ लिया गया तो उसने हरीश से कहा, सर ये बेकसूर है। इस आदमी ने खुद से कहा है कि इसने गोली नहीं चलाई और इसमें लकी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में हम इसे फिर से डिटेंशन रूम में कैसे ले जा सकते हैं? ये बेकसूर है। कैसे साबित हो गया ये बेकसूर है? सिर्फ इस आदमी ने कह दिया कि गोली इसने चलाई, इससे ये साबित थोड़ी ना हो जाता है कि ये बेकसूर है। मैं इससे फिर से पूछताछ करना चाहता हूँ और अपने तरीके से करना चाहता हूँ। हरीश सिंह ने तीखी नजरों से शबाना की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन शबाना को उसका ये तरीका ठीक नहीं लगा। एक तरफ हरीश उसे फंसाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ शबाना लकी को इतनी आसानी से फंसने देना नहीं चाहती थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हरीश की टेबल पर वो रिपोर्ट रख दी। उसके बाद में उसने कहा, सर ये बात को साबित कर सकती हूँ मैं कि ये आदमी बेकसूर है। ये देखिए, यहाँ रिपोर्ट में क्या लिखा है। ट्रिगर पर इसकी उंगलियों के निशान नहीं मिले। ऐसे में ये बात साफ हो गई है कि गोली इसने नहीं चलाई, तो फिर ये कसूरवार हुआ नहीं और कानून के हिसाब से हमें किसी भी बेकसूर को अपने जेल में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हमारे पास ये पावर नहीं है। हमारे पास इस आदमी को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शहबाज खुद जो कह रहा है उससे ये साबित नहीं हो जाता कि जो कुछ किया उसी ने किया। जब तक मेरी पूछताछ नहीं होती तब तक ये आदमी जेल से बाहर नहीं जाएगा, एंड दैट्स फाइन। से में लकी के ऊपर किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता था। शबाना ने तो लकी को अपनी तरफ से बरी कर दिया था, लेकिन फिर भी हरीश उसे जाने नहीं देना चाहता था। वो जानता था कि शोएब ने लकी को जेल भिजवाने की बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। ऐसे में अगर वो शोएब की बात नहीं सुनता तो बड़ी मुश्किल में फंस जाता वो। सर, आपको क्या लगता है मैं जो कह रही हूँ वो झूठ है? शहबाज ने अपने मुंह से पूरे होशो हवास में इस बात को माना है कि गोली उसी ने चलाई थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ में 4 और पुलिस वाले वहां पर मौके पर मौजूद थे, आप उनका बयान ले सकते हैं, शबाना ने कहा। और वो पुलिस वालों की तरफ देखने लगी जिसने शहबाज को पकड़ा था। वो खुद भी शबाना के साथ में शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए गया था। तो मुझे बताओ कि जो मैं कह रही हूँ गलत है? नहीं मैडम, सर मैडम जो कह रही हैं वो सही है, सही कह रही हैं वो, उस पुलिस वाले ने कहा। हालांकि उसे भी हरीश की नजरों से डर तो लग रहा था, लेकिन उसके पास सच कहने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। देखा सर, आप कहें तो मैं बलराज और बाकी 2 लोगों को भी बुलवा सकती हूँ, और जो उस टाइम पर वहां मेरे साथ थे। हम लोगों की रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रही है कि इस पूरे मामले से लकी का कोई लेना देना नहीं है। क्या आप अभी भी इसे नहीं छोड़ने वाले हैं? शबाना ने कहा। लेकिन हरीश के कानों में शबाना की कोई बात जा ही नहीं रही थी। अगर जा भी रही थी तो वो उसकी बातों को सुनना नहीं चाहता था। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए सिर्फ वही करना चाहता था जो शोएब ने उसे कहा था।
शोएब के कहे से बाहर वो किसी कीमत पर नहीं जाना चाहता था। कायदे से बात तो यही थी कि लकी को इसी वक्त छोड़ दिया जाए, लेकिन वो लकी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। तुम जा सकते हो लकी, शबाना ने लकी से कहा। वो जानती थी कि अब हरीश के पास में उसे रोकने के लिए कोई ठोस कारण नहीं था, और इससे पहले कि वो अपनी तरफ से मामले को लटकाए, शबाना चाहती थी कि लकी वहां से बाहर चला जाए। लकी ने भी अपनी तरफ से कोई देर नहीं की और वो सीधा उस दरवाजे से बाहर आ गया। इधर हरीश सिंह को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके चेहरे पर कालिख पोत कर चला गया। उसे बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसके लिए अब सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, और वो ये कि जो कुछ हुआ और जिस तरह से लकी उसके हाथ से छूट गया, वो ये सब शोएब को कैसे समझाने वाला था। उसे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कुछ। हरीश ने फिर से एक बार के लिए शबाना की तरफ देखा। उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो जानता था कि शबाना भले ही रैंक में उससे नीचे थी, लेकिन फिर भी वो खुद एक बहुत बड़े परिवार से आती थी और उसकी बात को काटना अपने आप में खतरनाक काम था। इसलिए हरीश के पास इस फजीहत के घूंट को पीने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सब लोगों को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया और गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेने लगा, लेकिन उससे उसका गुस्सा संभला नहीं और उसने अपने टेबल को एक बार गुस्से में जोर से ठोक दिया। जैसे उसने टेबल ठोकी, उधर से फिर से उसके दरवाजे के बजने की आवाज आने लगी। कौन है? हरीश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उससे इस वक्त अपना गुस्सा संभाले ही नहीं संभल रहा था। मैं हूं सर, एक चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इधर से फिर से शबाना की आवाज आई। जैसे ही हरीश ने फिर से शबाना की आवाज सुनी तो वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो इसी वक्त शबाना को गोली मार दे। नहीं, फ्री नहीं हूं मैं अभी, तुम्हें जो पूछना है बाद में पूछने के लिए आ जाना, मुझे अब एक मीटिंग करनी है, हरीश ने गुस्से में कहा। ओके सर, जैसा आप कहें, शबाना ने कहा और उसके पैरों के जाने की आवाज आने लगी। हरीश अभी भी गुस्से में अपने ऑफिस के दरवाजे को देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने ऑफिस के दरवाजे को नहीं बल्कि शबाना के चेहरे को देख रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखों को दरवाजे से दूर किया और अपनी हाथ पर रखे फोन की तरफ देखने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शोएब से कहे तो क्या कहे। वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वो काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब समझ नहीं आया। उसे पता था कि जैसे ही शोएब उसके मुंह से ये खबर सुनता तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाने वाला था। लकी का ना पकड़े जाने की वजह से हरीश अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। अगर हरीश अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था तो इसका मतलब साफ था कि हरीश का ट्रांसफर कर देने की जरूरत थी और ये काम शोएब आराम से करवा सकता था। लेकिन फिर भी उसे शोएब को फोन तो लगाना ही था। मौत चाहे आज आती या कल, वो आनी तो थी ही। इसलिए उसने कांपते हुए हाथों से शोएब का नंबर डायल किया। जैसे ही उधर शोएब ने देखा कि हरीश का फोन था तो उसने एक ही घंटी में उसका फोन उठा लिया। उसे इस बात की उम्मीद थी कि हरीश उसके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आने वाला था। क्या बात है, बताओ, शोएब ने पूछा। उसके इतने से सवाल ने हरीश के दिल की धड़कनों को उसके ऑफिस की छत तक पहुंचा दिया। उसके माथे पर पसीने आने लगे और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उससे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। जी वो शोएब भाई, मैं क्या कह रहा था कि हरीश कह कम रहा था, हकला ज्यादा रहा था। वो साफ अपने मुंह से कह देना चाहता था कि लकी को रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसकी ये भी कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसने अपनी तरफ से बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, शोएब भाई, मैं कह रहा था कि हमने शहबाज को जिंदा पकड़ लिया है। शोएब के पास में ये खबर पहले ही आ चुकी थी। 2 पुलिस वाले ने पहले ही उसे ये बात बता दी थी कि उन्होंने शहबाज को पकड़ लिया है और इस वक्त वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन शोएब को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो इस खबर को नहीं सुनना चाहता था। वो सिर्फ लकी के बारे में बात करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, हाँ, वो चीज मुझे पहले से पता है, इसके अलावा कोई और खबर? शोएब ने कहा। उसका मूड अब पहले से थोड़ा सा ठीक नजर आ रहा था। वो अब पहले की तरह चिड़चिड़ा नजर नहीं आ रहा था। वैसे जो भी हो, तुमने उस लकी को छोड़ने का नहीं है, उसका पकड़ा जाना जरूरी है। तुम इन दोनों को जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डालो। हो सके तो इस काम को कल ही निपटा दो। जितनी जल्दी हो जाए उतना ये सब अच्छा रहेगा हम सबके लिए। एक बार जेल जाएगा ना वो, उसके बाद उनके साथ में जो होता है उसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सब देख लूंगा मैं। लेकिन जैसे ही शोएब के मुंह से हरीश ने ये बात सुनी तो वो और ज्यादा घबराने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल का और उसकी सांसों का रिश्ता किसी भी पल में टूट सकता था। वो अब उस हालत में आ गया जहां पर अगर वो शोएब से लकी के रिहा होने की खबर को छिपाता तो वो अपने लिए ही कब्र खोद देता। इसलिए उसने फिर से थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और आखिरकार एक गहरी सांस लेते हुए बोला, शोएब भाई, वैसे मैंने आपको ये भी बताने के लिए फोन किया था कि लकी नाम का जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसे हमें रिहा करना पड़ गया। हमने उसे छोड़ दिया है। क्या कहा? रिहा कर दिया? शोएब की आवाज अचानक से ऊपर चली गई। उसने जैसे ही जोर से चिल्लाते हुए इतना सा कहा तो इधर से हरीश के दिल की धड़कन तेज हो गई। हाँ सर, असल में बात ऐसी है कि आपके घर से जो बंदूक हमने बरामद की ना, उसके ऊपर तीनों की उंगलियों के निशान थे, लेकिन ट्रिगर के ऊपर सिर्फ अरबाज और शहबाज की उंगलियों के निशान थे। लकी ने ट्रिगर को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद जब शहबाज को पकड़ा
गया तो उसने भी अपनी तरफ से जो बयान दिया वो यही कहा कि गोली चलाने में उसी का हाथ था और लकी का गोली चलाने से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में लकी को किस बिना पर गिरफ्तार करके रख सकते थे? हमारे पास में उसे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया सर। अगर हम उसे नहीं छोड़ते तो जज उसे छोड़ने का ऑर्डर दे देते। हरीश ने एक ही सांस में उसे सारा मामला समझा दिया। शोएब ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसे शहबाज की बात का जितना बुरा नहीं लगा, उससे ज्यादा बुरा तो इसे इस वक्त हरीश की बात का लग रहा था। उसने बहुत ही ठंडे से सुर में कहा, ठीक है, अच्छी बात है, तुम कानून के गुलाम हो, वही करोगे जो कानून तुमसे करने के लिए कहेगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना हरीश, ये जो तुमने कानून की आड़ लेकर अपने आप को बचाया है ना, ये आड़ ज्यादा दिन तक तुम्हारे सिर पर रहने वाली नहीं। मैं किसी भी दिन इस आड़ को ना तुम्हारे सिर से हटा दूंगा और देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए, मैंने तो पूरी कोशिश की कि जो कुछ हुआ उसके बाद मैं उसे गिरफ्तार कर सकूं। लेकिन हरीश ने अपने बचाव में कहा, उसे बहुत ही मेहनत करने के बाद ये नौकरी मिली थी और अब वो इसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन क्या? शोएब ने पूछा। सर बात ऐसी है कि अगर उससे कोई आदमी गिरफ्तार करके लेकर आता ना तो मैं शहबाज के बयान को और बदलवा सकता था। लेकिन शहबाज को गिरफ्तार करके मेल नहीं, एक फीमेल पुलिस ऑफिसर लाई है। लकी को तो उसी ने गिरफ्तार किया था। सारा केस का चार्ज उसके हाथों में दिया हुआ है। अपने ईमान की बहुत पक्की है सर, और जब तक केस उसके हाथ में है, अच्छे से डिलीवर कर रही है, तब तक हम उसके हाथ से इस मामले को नहीं ले सकते। हरीश ने कहा, अगर उसकी जगह पर शबाना की नौकरी चली जाती तो उसे ज्यादा खुशी होने वाली थी। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, ये बात तुम भी जानते हो कि डिपार्टमेंट में तुमसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, फिर भी तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि तुम एक लेडी ऑफिसर से दब गए? हाँ। शोएब को हरीश की बात पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत बेतुकी लग रही थी ये बात। वो उसे जितना सुनाता जा रहा था उतना ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी बेवकूफ आदमी की बात सुन रहा था। वो इतना बड़ा अधिकारी होकर एक लेडी अफसर को नहीं संभाल पा रहा था। अरे सर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करिए। अगर वो ऐसी वैसी अफसर होती तो मैं उसे कुछ नहीं करने देता, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक लड़की है। उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है शोएब भाई। पटना के बहुत बड़े परिवार, राव परिवार की बेटी है। इससे पहले उसकी पोस्टिंग नक्सल इलाके में थी और अब वो ट्रांसफर होकर यहाँ आई है। उसके परिवार को ना उसके वहां होने से डर लगता था। उन्हें लगता था कि वहां उसकी जान को खतरा है, इसलिए यहाँ लेकर आ गए उसे। अब जैसे ही हरीश ने शोएब को इतना भर समझाया तो उसका दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो गया। वो अब शांति से उसकी बात को सुनने लगा। यहाँ का राव परिवार अपने आप में एक बड़ा परिवार था। जिस तरह से शोएब का परिवार था, वैसे ही शबाना का भी परिवार था। राव परिवार के लोगों की खास बात यह थी कि उनके लोगों ने अपने ढेर सारे लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाया हुआ था। उनमें से कोई भी कोर्ट में था तो कोई पुलिस में। शबाना भी उनमें से ही एक थी। अब ऐसे में हरीश जैसे छोटे अधिकारी उसे भी कैसे नाराज करने के बारे में सोच सकते थे। वैसे शोएब ने भी शबाना का नाम तो सुना था। वो अपने राज्य की टॉपर थी और तब उसका बहुत नाम हुआ था। उसके बाद वो ग्राउंड पर पुलिस के लिए काम करने निकल पड़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उसके लिए इस तरह से रोड़ा बन जाएगी। लेकिन हरीश सिंह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने लकी को रोक लिया, लेकिन इतने में लकी को बचाने के लिए शबाना बीच में आ गई। उसने लकी को छुड़वा दिया और शहबाज को गिरफ्तार करवा दिया। जैसे ही ये बात हरीश सिंह ने शोएब को बताई तो शोएब उससे बहुत नाराज हो गया। लेकिन फिर जब उसने सुना कि शबाना भी इस मामले में बीच में थी तो उसे समझ आ रहा था कि हरीश जो कह रहा था सही कह रहा था। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम शबाना को इस केस से हटवा दें और ये केस आपके हाथ में आ जाए? शोएब ने हरीश को सुझाव देते हुए कहा। वो किसी भी हाल में लकी को फिर से जेल के अंदर डलवाना चाहता था। अगर लकी इसी तरह से बाहर घूमता रहता तो ये शोएब और अरबाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। शोएब भाई, आप शायद ठीक से शबाना के बैकग्राउंड के बारे में जानते नहीं। एक बार अगर वो किसी केस में हाथ डाल लेती है ना तो उसके बाद उसे केस से हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने अपनी जिंदगी में ना ऐसा कोई भी केस नहीं लिया होगा जिसे उसने खत्म ना किया हो, और उसके बाद वो हर केस को कानून के हिसाब से पूरा करती है। कानून और केस के बीच में उसके लिए कोई नहीं आ सकता। वो हर चीज को ना अपनी आंखों से पढ़ती है, चाहे वो कोई छोटी से छोटी रिपोर्ट भी क्यों ना हो। एक आध बार हमने पहले भी इस तरह की कोशिश की थी कि उसे किसी केस से हटवा दे, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये। हरीश ने उससे अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा। अरे यार, क्या फिजूल की बातें हैं। चलो अब ठीक है, तुमने लकी को अपने हाथ से जाने तो दिया, लेकिन कोई बात नहीं। शहबाज को अच्छे से इंट्रोगेट करना और कोशिश करना कि तुम उसके ऊपर बयान वापस लेने का दबाव बना सको। बाकी सब मैं खुद बाहर से देख लूंगा और उस लकी से भी मैं ही निपट लूंगा। आखिर है तो छोटा गाढ़ी, शोएब ने गुस्से में कहा। वो जानता था कि मामला हरीश से बाहर चला गया था और अब वो आदमी शोएब की इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता था। जी शोएब भाई, बाकी मेरे लायक और कोई काम हो तो जरूर याद कीजिएगा, हरीश सिंह ने कहा। लेकिन उससे पहले शोएब ने उसका फोन काट दिया। मगर हरीश इस बात से परेशान नहीं हुआ। उल्टा तो वो काफी सुकून महसूस कर रहा था कि उसने जो कहना था कह दिया था। और उसके बाद भी शोएब ने उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं किया। जैसे उसने फोन रखा कि इतने देर में उसके दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगी। किसी ने 2 बार उसका दरवाजा बजाया। अचानक से हरीश को याद आ गया कि शबाना उससे कुछ बात करना चाह रही थी।
और शायद अभी भी बाहर खड़े होकर वही दरवाजा बजाई जा रही थी। लेकिन हरीश इस वक्त उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। अगर वो आम पुलिस वाली होती तो हरीश उसे कब का भगा चुका होता, लेकिन वो शबाना के साथ में ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोच नहीं सकता था। आ जाओ, हरीश ने आखिरकार कहा। ये कहने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। उसके आने से पहले ही उसने अपने आप को ठीक कर लिया। उसने अपने बाल ठीक किए और माथे पर आए हुए पसीने को पोंछ लिया। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? और थोड़ा जल्दी बताओ, मेरी अगली मीटिंग का टाइम हो रहा है, हरीश सिंह ने कहा। वो जल्द से जल्द ही शबाना के काम को निपटा देना चाहता था। वो उससे ज्यादा देर तक ना तो बात करने की मूड में था और ना ही उससे नजर भी मिलाना चाहता था। जी सर, मैं शुरू करती हूँ। सर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें एक टीम को लेकर मेट्रो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और जल्द से जल्द अरबाज चौधरी और शोएब रऊफ को गिरफ्तार करना चाहिए, शबाना ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जैसे ही हरीश ने उसकी ये बात सुनी तो उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सुनते ही उसे उल्टी हो जाएगी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो चाहता तो बहुत ही आराम से शबाना की इस रिक्वेस्ट को खारिज कर सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि अगर शबाना इस तरह की बात कर रही थी तो उसके पास में इससे जुड़े सबूत भी होंगे, और अगर उसके पास में सबूत होंगे तो वो चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम शोएब और अरबाज को क्यों गिरफ्तार करना चाहती हो? हरीश ने मामले को थोड़ा सा लंबा करने के हिसाब से पूछा। वो इतनी आसानी से उन्हें जेल नहीं भेज सकता था। सर, बात ऐसी है कि जब हमने शहबाज को गिरफ्तार किया तो उसी ने मौके पर हमें यह बयान दिया कि अरबाज और शोएब ने ही उसे और लकी और उसके साथी को मारने का ऑर्डर दिया। उन दोनों ने शहबाज को इस बात की सुपारी दी थी, लेकिन शहबाज लकी को हरा नहीं पाया और ना ही वो जय को खत्म कर पाया। जब उसने अरबाज के बंगले पर आकर उन दोनों को ये सारी बात बताई तो दोनों का दिमाग खराब हो गया और इन तीनों के बीच में फिर वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद में अरबाज ने इसके माथे पर बंदूक तान दी, लेकिन इसने अपनी जान बचाने के लिए अरबाज के हाथ से बंदूक छीनी और उसके ऊपर गोली चला दी। उसके बाद शहबाज तो वहां से भाग निकला, लेकिन शोएब ने उसके पीछे अपने आदमियों को लगा दिया था। वो लोग शहबाज को मार देना चाहते थे और इन लोगों ने शहबाज और सकीना को सकीना के घर पर घेर लिया। सकीना शहबाज की गर्लफ्रेंड थी। वहां फिर से इन लोगों के बीच गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में सकीना की मौत हो गई। सर, शहबाज ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन शकीना की मौत की वजह से उसे गुस्सा आ गया और इस कारण उन सब लोगों को उसने मौके पर ही मार दिया। शबाना ने हरीश को पूरा मामला समझाते हुए कहा। ये सुनते ही फिर से हरीश के माथे पर पसीने आने लगे, लेकिन शबाना ने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की थी। वो उसमें आगे भी और कुछ जोड़ना चाहती थी और उसने कहा, सर, इसके अलावा शहबाज का ये भी कहना है कि वो पिछले 3 सालों से शोएब और अरबाज के लिए इसी तरह के काम कर रहा है। उसने उनके कहने पर बहुत से लोगों को मारा भी था। उसने हमें बताया कि वो 3 साल में 8 लोगों को मार चुका है और ये भी बताने को राजी था कि उसने कब, कहां और कैसे मारा है। एक बार उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो उसके बाद हम उससे ये सारी जानकारी भी निकलवा देंगे। सर, मुझे लगता है कि इस जानकारी के आधार पर शोएब और अरबाज ने जो किया वो भी अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन दोनों को अरेस्ट करने की ऑर्डर दे दें और हम उन्हें इंटरोगेट करने के लिए बुला सके, ताकि बाकी लोगों की जान को कोई खतरा ना रहे। सर, जैसे ही हरीश ने शबाना के मुंह से ये सब सुना तो उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें साफ नजर आने लगी। उसे लग रहा था कि लकी का छूटना तो इस बात के सामने कुछ भी नहीं था। अगर लकी का जाना आंधी था तो ये तो बवंडर, और इस बवंडर से वो अपने आप को बचा नहीं सकता था। ऐसे में उसने गहरी सांस ली और कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद उसने कहा, देखो शबाना, मैं समझ रहा हूँ कि तुम शहबाज के बयान के आधार पर उन लोगों को अरेस्ट करना चाहती हो, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, उसका बयान अपने आप में कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है। हम सिर्फ एक हिस्सा सुनने के बाद में इस तरह के नतीजे कैसे ले सकते हैं? सोचो। इसलिए मैं तुम्हें ना उन दोनों को अरेस्ट करने की ऑर्डर नहीं दे सकता। सॉरी, हरीश ने कहा। वो अब जल्द से जल्द किसी भी तरह से शबाना से निजात पा लेना चाहता था। अगर वो शोएब और अरबाज को यहाँ थाने में ले आता तो उनके परिवार हरीश सिंह के कपड़े खुलवा सकते थे, यहाँ तक कि उसे नौकरी तक से हटवा सकते थे। सर, जब शहबाज हमें ये बयान दे रहा था तब उसकी गोद में उसने अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को लेटा रखा था। उसने उसके ऊपर रहते हुए अपने सारे गुनाह कबूल किए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी ऐसी हालत में पुलिस वालों से झूठ बोलेगा। चलो मान सकते हैं कि उसकी कहानी में 10% का झोल हो, लेकिन उसकी 90% कहानी तो बिल्कुल सही है और उसमें कोई शक भी नहीं कर सकता। और जब वो कह रहा है कि शोएब लोगों को मरवाने के लिए उस जैसे लोगों का इस्तेमाल करता है, उसे हायर करता है, तो इससे ये भी बात समझ आती है ना कि शोएब अपने आप में कितना खतरनाक आदमी है। इस तरह का आदमी अगर खुले समाज में घूमता रहे तो आप खुद समझिए कि हमारे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी के अभी उसे गिरफ्तार करने के ऑर्डर पास कीजिए। शबाना ने फिर से हरीश के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा। वो किसी भी हाल में शोएब और अरबाज को इस तरह से खुला घूमते हुए नहीं देख सकती थी। वो खुद भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर लकी की जगह पर कोई और गार्ड होता
होता तो शायद शहबाज उन दोनों को मार चुका होता और वो कभी इन लोगों के हाथ भी नहीं आता। लेकिन आज अगर वो लकी की वजह से हाथ आया है तो शबाना इस पूरे मामले को ही जड़ से साफ कर देना चाहती थी। लेकिन हरीश सिंह को उसकी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे ही शबाना ने अपनी बात खत्म करा, हरीश ने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा और कहा, डायरेक्टर मैं हूं या तुम हो? अब तुम मुझे बताओगे कि किसे छुड़वाना है और किसे अरेस्ट करना है? मैं जो कह रहा हूं उसे सुनना और उसे मानना तुम्हारा काम है, समझी? मैं किसी को अरेस्ट करने का आदेश नहीं दे सकता हूं। थैंक यू वेरी मच, अब जा सकती हो यहाँ से, हरीश ने उसे हड़काते हुए कहा। उसे लगने लगा कि अगर वो इसी तरीके से शबाना से दबता रहा तो शबाना उसे और ज्यादा दबा देगी और हो सकता था कि थोड़े ही दिनों बाद वो खुद ही उसके पद पर बैठ जाती। सर, पुलिस का काम सिर्फ अपने सीनियर का आदेश मानना नहीं है। पुलिस का काम यह भी है कि वो दोषियों को सजा दे, निर्दोषों को बचाए और समाज में शांति की स्थापना करे। पुलिस का काम जनता की सेवा करने का है, उनके अंदर डर बैठाने का नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि आपको अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं पुलिस में रहने वाली हूं तब तक मैं ये काम यही करने वाली हूँ। मुझे शहबाज के बयान पर पूरा भरोसा है, मेरे पास उसके बयान है, उसके सिग्नेचर, बाकी अफसरों के सिग्नेचर भी है और उसी के आधार पर मैं मेट्रो हॉस्पिटल जाकर उन दोनों को गिरफ्तार कर रही हूँ। कोर्ट अगर मुझसे वजह पूछेगा तो मैं उन्हें ये कागज दिखा दूंगी सर। इसके साथ ही शबाना हरीश के कमरे से बाहर आ गई। उसने जिस तरह से हरीश के मुंह पर दरवाजा बंद किया था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में इस ऑफिस की डायरेक्टर तो वही है। वापस आओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, वापस आओ, इधर से हरीश सिंह चिल्लाए जा रहा था। लेकिन तब तक तो शबाना वहां से निकल गई थी। वो इस वक्त किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं थी। गाड़ी निकालो और 4 लोगों को बुलाओ, हम लोग अरबाज और शोएब को अरेस्ट करने के लिए मेट्रो हॉस्पिटल चल रहे हैं, शबाना ने बाहर आकर कुछ पुलिस वालों से कहा। उसे इस बात की खबर पहले ही शोएब की रिपोर्ट से मिल गई थी कि जो उसने लकी और जय के खिलाफ लिखवा रखी थी। अब वो उन दोनों को उठाने में ज्यादा देर नहीं करना चाहती थी। क्या? जैसे ही बाकी लोगों ने सुना कि शबाना उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए जा रही थी तो सब हैरान हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े लोगों के कॉलर पर हाथ मारने वाली थी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतने में हरीश भी अपने दफ्तर से बाहर आ गया। वो बाकी पुलिस वालों की तरफ देख रहा था और उसने कहा, अभी मामले में पूरी सफाई नहीं आई है, ऐसे में हम शोएब और अरबाज को गिरफ्तार करने के लिए नहीं जा सकते हैं, हरीश ने कहा। शोएब शबाना के बारे में जानकर उसे इस केस से जल्दी हटवा देना चाहता था। वो जानता था कि जब तक इस केस पर वो थी तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन हरीश शबाना को इस केस से तो हटा नहीं सकता था। शबाना भी इधर शोएब और अरबाज को गिरफ्तार कर लेना चाहती थी। जब हरीश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन से बाहर आई और पुलिस वालों को अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन हरीश ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया। साथ ही वो शबाना के ना मानने की वजह से दूसरे लोगों को मनाने में जुट गया। शबाना ने जब बाकी लोगों के चेहरे देखे तो हैरान हो गई। वो उनके चेहरे पर यह देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो लोग उसकी बात सुनने वाले थे या फिर हरीश की बात। उसने देखा कि जैसे ही उनकी नजर सब लोगों से जाकर मिली तो सब लोगों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। कोई भी उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इससे ये बात तो साफ हो गई कि वो कोई भी उसके साथ जाने को राजी नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये जरा भी नहीं था कि अगर कोई उसके साथ में नहीं आ रहा था तो शबाना भी रुक जाने वाली थी। अगर कोई उसके साथ नहीं आता तो अकेले ही जाकर वो उन दोनों को गिरफ्तार करने वाली थी। शबाना जो करना चाहती थी वो उसे करके रहती थी। दूसरा कोई आदमी उसे नहीं रोक सकता था। शबाना दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। शबाना मैडम रुकिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इतने में पीछे से एक पुलिस वाले की आवाज आई। उसने पीछे घूमकर देखा तो पाया कि ये उसी जवान पुलिस वाले की आवाज थी जिसे उस वक्त उल्टी होने लगी थी जब उसने शहबाज के आसपास ढेर सारी लाशें और खून को देखा था। हरिराम, हरीश सिंह ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। सर, उस वक्त जब हम लोग शहबाज को उठा रहे थे तब मैंने खुद भी उसके मुंह से ये सुना था कि उसने शोएब और अरबाज के कहने पर बहुत से लोगों की जान ली। वो पैसा लेकर उन लोगों के लिए ये काम करता था। ऐसे में उन दोनों को तो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए सर। हरिराम ने हरीश सिंह के सामने थोड़ी सी झिझक के साथ अपनी बात को रखते हुए कहा। इसके बाद उसने नजर भी उनसे नहीं मिलाई और वो सीधा शबाना के साथ में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। शबाना ने भी उसे अपने साथ लिया और गाड़ी लेकर मेट्रो हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो गई। इधर हरीश सिंह को उसके साथ इस तरह से चले जाने की वजह से काफी गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये पुलिस थाना नहीं होता तो वो उस लड़की को जान से मार देता। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो अपना आपा होता जा रहा था और उसका मन कर रहा था कि उसके हाथ में जो कुछ भी आए वो उसी को उठाकर फेंकना शुरू कर दे। लेकिन वो यहाँ का डायरेक्टर था,
इसलिए उसने अपने आप को काबू किया। इधर हरीश सिंह फिर से अपने ऑफिस में घुस गया और उसने धम से दरवाजा बंद कर दिया। वो अपने ही ऑफिस में आगे से पीछे और पीछे से आगे घूमता जा रहा था। इधर शबाना मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचने वाली थी और वो उन दोनों को गिरफ्तार कर लेने वाली थी। ये बात हरीश जल्द से जल्द शोएब को बता देना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर वो अपने मुंह से शोएब को ये बात बताता तो शायद शोएब उसे जान से मार देता। पुलिस स्टेशन और मेट्रो हॉस्पिटल के बीच में सिर्फ 20 मिनट का फासला था। अभी वो फोन नहीं मिलाता तो शबाना हॉस्पिटल पहुंच जाने वाली थी। चलो जो होगा देखा जाएगा, हरीश ने अपने आप से कहा और अपनी जेब से मोबाइल निकाल ली। उसने शोएब का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। इधर मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर जब अरबाज को यह खबर मिली कि लकी को आराम से छोड़ दिया गया तो उसका माथा ठनक गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहा था। उसने देखा कि शोएब आराम से उसके पलंग के सामने कुर्सी पर शांति से बैठा हुआ था। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जिस तरह से शोएब ने उसे डांटा उसके बाद से उसकी उससे बात करने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो फिर से उसे नाराज नहीं कर सकता था। इधर अरबाज के माता पिता आराम से पलंग के सिरहाने बैठे हुए थे। वो अपने बेटे को समझा रहे थे कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो लोग लकी से उसके किए का बदला लेने वाले थे, लेकिन अरबाज की सांसें थी कि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक इसी वक्त शोएब का फोन फिर से बज उठा। उसने फोन उठाया और कहा, क्या बात है? शोएब भाई, शबाना आपको और अरबाज भाई को गिरफ्तार करने के लिए मेट्रो हॉस्पिटल आ रही है। हरीश ने बिना किसी लाग लपेट के सारा सच सामने रख दिया। वो उससे सीधी बात करना चाहता था। वो मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। शोएब ने जैसे ही ये सुना तो एक बार के लिए तो वो हैरान हो गया। अगले ही पल में उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने जिस हाथ में फोन पकड़ रखा था उसका वो हाथ कांपने लगा। अब शबाना हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। शोएब इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या? कौन आ रहा है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए? कौन आ रहा है? इधर से अरबाज फिर से गर्म हो गया। कोई उसके भाई को गिरफ्तार करने की धमकी दे, ऐसा कैसे हो सकता था? वो इस बात को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में आगे कहा, ये बहुत अच्छी बात है। साला उस फटीचर गार्ड ने मेरी टांग में गोली मारी, इन लोगों ने उसे तो छोड़ दिया और अब ये लोग मुझे और तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। वाह, क्या कानून है भाई। वैसे तो किस खुशी में हमें उठाने आ रहे हैं? कोई कारण है उनके पास? अरबाज ने कहा। वो बहुत ज्यादा बोलता जा रहा था, लेकिन उसकी बात को उधर हरीश सुन चुका था। इससे पहले कि शोएब अपनी तरफ से कुछ कह पाता, हरीश ने उसे समझाते हुए कहा, देखो शोएब भाई, बात ऐसी है कि शहबाज ने आपके खिलाफ बयान दिया है। उसका कहना है कि आपने ही उन दोनों गार्ड को मरवाने के लिए शहबाज को पैसे दिए, लेकिन उसे काम नहीं हो पाया तो आपने उसके सिर पर बंदूक तान दी। ऐसे में उसने अपनी जान बचाने के लिए अरबाज भाई को गोली मार दी। फिर उसके बाद उसने ये भी कहा कि पिछले 3 सालों में आपने उससे कितनी सुपारी दी, किसको सुपारी दी और उसने कहां पर जाकर आपके कहने पर किन किन लोगों को मारा। उसके पास में ये सब चीज के सबूत हैं और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रही है। हरीश ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा, उसे क्या लगता है कि शहबाज के कह देने भर से ये बात साबित हो जाएगी? उसके अलावा उसे मालूम नहीं है क्या कि वो किसके ऊपर हाथ डालने के बारे में सोच रही है? लगता है वो हमारे परिवार को ठीक से जानती नहीं। पर चलो ठीक है, आने दो उसे। मैं अभी देखता हूँ कि वो मुझसे दुश्मनी लेकर अपना कितना भला कर पाएगी, शोएब ने कहा और उसके साथ ही उसने फोन काट दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। भले ही वो बाहर दिखा नहीं रहा था, लेकिन वो अंदर से जले जा रहा था। इसी जलन की वजह से उसने जोर से टेबल पर अपना फोन पटक दिया और उसके फोन की स्क्रीन टूट गई। भाई, कौन था वैसे? कौन आ रहा है? ऐसा कौन पुलिस वाला है जिसे जिंदा रहने का शौक नहीं है? अगर उसने मुझे हाथ लगाने की भी सोची ना, सच बता रहा हूँ, हाथ काट दूंगा उसका। मैं यहीं इसी हॉस्पिटल में उसे जिंदा गाड़ दूंगा और किसी का बाप भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अरबाज ने कहा, एक बार आ जाने दो, देखते हैं कौन है और कितना कूदा है। शोएब ने कहा। उसे शबाना से डर तो नहीं लग रहा था। उसने अपने आप को और शहबाज को बचाने के तरीके के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। अचानक से उसके दिमाग में कुछ सूझा और उसने कहा, नर्स, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, कड़क। जैसे ही नर्स आई, शोएब ने उसे ऑर्डर दिया और फिर अपने पैर पर पैर डालकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शबाना और हरीराम मेट्रो हॉस्पिटल में आ गए थे। उन्हें डॉक्टर्स से और वहां के स्टाफ के जरिए खबर मिली कि इस वक्त अरबाज किस वार्ड में रुका था। शबाना ने दरवाजा खोला और सीधा अंदर चली गई। उसने देखा कि शोएब आराम से कुर्सी पर बैठा था और अपनी कॉफी पी रहा था। जैसे ही शबाना अंदर दाखिल हुई तो उसे देखने के लिए उसने अपना सिर भी ऊपर नहीं किया। सारा ध्यान उसका अपनी कॉफी पर ही लगा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरबाज ने टनटनाते हुए पूछा। वो गुस्से में शबाना की तरफ देखे जा रहा था। इससे पहले कि शबाना उसे अपनी तरफ से कुछ कह पाती, अरबाज ने कहा,
जिसने ये सारा कांड किया है तुमने उसे तो नहीं पकड़ा, उल्टा छोड़ दिया। फिर अब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? मेरे टूटे हुए पैर के हालचाल लेने आई हो क्या? लेकिन तुम्हें उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, मेरा परिवार है ध्यान रखने के लिए, इसलिए तुम अभी के अभी इस कमरे से बाहर जाओ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, अरबाज ने गुस्से में कहा। उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो गई थी। शबाना ने उसकी बात का जरा भी बुरा नहीं माना और अपनी जेब से अपना कार्ड निकाल लिया। उसने अरबाज को वो कार्ड दिखाया और कहा, मेरा नाम शबाना राव है, मैं पुलिस से हूँ, ये मेरा कार्ड है। उसके बाद वो कार्ड शोएब को भी उसने दिखाया और आगे कहा, हमें ये जानकारी मिली है कि आप दोनों ने शहबाज नाम के एक आदमी को पैसे देकर उससे लोगों का खून करवाया है। आपके नाम पर 8 मर्डर हैं और 2 अटेम्प्ट टू मर्डर। भले ही काम शहबाज ने किया, लेकिन उसका कहना है कि उसने ये काम शोएब के कहने पे किया। अरबाज, तुम्हें सच में काफी चोट लगी है, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन तुम इलाज होने तक यहाँ रुक सकते हो, उसके बाद तुम्हें पुलिस लेने के लिए आएगी। लेकिन शोएब, तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ में पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें तुमसे इस मामले में पूछताछ करनी है, शबाना ने कहा और अपनी हथकड़ी खोल दी। अच्छा, तुम जो कह रही हो उसे खुद भी सुन पा रही हो? शोएब ने लोगों को मारने के लिए एक आदमी को बुलाया था। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ भी बके जा रही हो आलतू फालतू? यहाँ से 1 सेकंड के अंदर बाहर निकल जाओ, मुझे दोबारा यहाँ पर नजर मत आना। मेरे शोएब को अगर हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। इतने में अरबाज की माँ ने दोनों के बीच में आते हुए कहा, वो अपने होते हुए ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती थी। उधर शोएब अगर जेल चला जाता तो उसके बेटे के ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ जाता। वो नहीं चाहती थी कि अब अरबाज के साथ में और भी ऐसा कुछ हो। मैडम देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, लेकिन आप जो कह रही हैं वो नहीं हो सकता, हमें इस आदमी को यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में और कोई चारा नहीं, शबाना ने कहा और धीरे से अरबाज की माँ को अलग कर दिया। वो शोएब की तरफ बढ़ती जा रही थी। शोएब, अपने हाथ आगे करो, शबाना ने उसके पास आते हुए कहा। वो शोएब की पहचान के बारे में अच्छे से जानती थी और इसलिए वो उससे बहुत तमीज से बात कर रही थी, लेकिन शोएब ने उसकी बात सुनने के बाद भी अपने हाथ आगे नहीं किए। इसके बाद शबाना ने खुद ही उसका हाथ उल्टा पकड़ा और उसमें हथकड़ी लगा दी। इसके बाद उसने उसे सीधा हाथ में लगाया और ताला लगा दिया। शबाना जी, मुझे लगता है कि आपको ठीक तरीके से पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे पुलिस स्टेशन में आपने डाला ना, तो आपको पता नहीं कि इसका कितना बुरा असर आपके लिए हो सकता है। मेरा जेल जाना रऊफ परिवार के लिए एक बहुत बड़ा कलंक साबित होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वैसे भी आप जानती हैं कि राव परिवार और रऊफ परिवार में कितने अच्छे रिश्ते हैं, क्या आप उन रिश्तों को बिगाड़ देना चाहती हैं? शोएब ने शबाना को प्यार से समझाने की कोशिश करते हुए कहा। वो उसके ऊपर पारिवारिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। शबाना शोएब और अरबाज को अरेस्ट करने के लिए निकल चुकी थी। पहले तो उसके साथ में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उसके साथ आने के लिए हरिराम नाम के एक नए लड़के ने हाँ कर दी। इधर हरीश ने जब ये खबर शोएब और अरबाज को दी तो उन दोनों का दिमाग खराब हो गया। अरबाज तो ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था, लेकिन शोएब भी ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहा था। इधर शबाना उन दोनों को उठाने के लिए आ चुकी थी। उसने शोएब के हाथ में हथकड़ी डाल दी। हमारे पास में तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त जानकारी भी है और सबूत भी। एक पुलिस वाली होने के नाते मैं इतनी आसानी से उन जानकारी से मुंह नहीं फेर सकती हूँ। हमारे परिवार के संबंध चाहे जो भी हो, लेकिन कानून से मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का ही कोई संबंध नहीं है। वो जो कहेगा मुझे वो ही करना पड़ेगा, शबाना ने कहा और अपनी हथकड़ी को ताला लगा दिया। अरे शबाना जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको उस शहबाज की बात पर भरोसा हो रहा है? वो 2 कौड़ी का बदमाश आदमी है, उसने कहा और आपने मान लिया। ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो कह रहा है वो मुझे फंसाने के लिए कह रहा हो। आपने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा? हाँ, शोएब ने बहुत ही तीखी आवाज में उससे कहा और फिर मुस्कुराने लगा। देखो शोएब, बात ऐसी है कि अगर मेरे हाथ में जो सबूत हैं अभी, उससे यही साबित होता है कि तुमने ही उसे बोलकर लोगों को मरवाया है। इसलिए मुझे अभी तो तुम्हारे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे अरेस्ट करना होगा तुम्हें। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है और ना ही इसमें बातचीत करने की कोई गुंजाइश भी मुझे दिखाई दे रही। शहबाज ने जो कहा है, अगर वो कोर्ट में गलत साबित हो जाए और वो कोई सबूत पेश ना कर पाए तो हम तुम्हें फिर से छोड़ देंगे। अगर तुम बेकसूर हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत है, लेकिन हाँ, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, शबाना ने कहा और शोएब की आंखों में देखने लगी। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर मेरे साथ में कुछ गलत हुआ ना तो तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शोएब ने शबाना को घूरते हुए देखा और ये बात कही। हरिराम, ले चलो इसे, शबाना ने कहा। वो शोएब की तरफ देख भी नहीं रही थी। हरिराम आगे आया और उसने शोएब को खींचना शुरू कर दिया। शबाना उसे एक कदम आगे निकल गई, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के पास आई तो एक बार के लिए वो फिर से पलटी और उसने कहा, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है इसलिए पुलिस तुम्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन कल से मैं यहाँ पर पुलिस वालों को भेजने वाली हूँ। वो लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और जेल में आ जाओ। चलो हरिराम, शबाना ने कहा और उसे लेकर निकलने लगी। शबाना के कहने पर हरिराम उसे बाहर लेकर आ गया और तीनों लोग जीप की तरफ जाने लगे, लेकिन शबाना को इस बीच में शोएब की इज्जत का ख्याल था और इसलिए उसने शोएब के हाथों पर और उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया था।
ताकि कोई उसे पहचान न सके। इधर अगले दिन की सुबह लकी जल्दी उठा और उसने अपना नाश्ता किया और अपना काम करने के लिए आ गया। पटना यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह बहुत से स्टूडेंट्स आते थे। बहुत से बच्चे जो वहीं पर रहते वो जल्दी उठ जाया करते और नाश्ता कर लेते। उसके बाद वो लोग या तो लाइब्रेरी में या फिर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते। अगर वो लोग मेहनत करके ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो उन्हें डर था कि वो लोग जमाने से बहुत पीछे रह जाने वाले थे। लकी भी अपने गेट पर आ चुका था और उसने ठीक तरह से अपनी ड्यूटी करनी शुरू कर दी। ठीक 7:30 बजे के आसपास राधिका अपने हॉस्टल से बाहर आ गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो लकी को दूर से ही देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे तुम इतने थके हुए कैसे नजर आ रहे हो? क्या बात है, रात भर सोए नहीं थे क्या? राधिका ने लकी की आंखों के नीचे पड़े काले घेरे को देखते हुए कहा। लेकिन उसे याद नहीं था कि वो कल रात जय की वजह से सो नहीं पाया था। आज सुबह भी उसे यहाँ आते आते बहुत देर हो गई और इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन उसके साथ जो हुआ उसके बारे में वो किसी भी हाल में राधिका को तो नहीं बता सकता था। इसलिए वो मुस्कुराने लगा और उसने अपनी नाक खुजाते हुए कहा, अरे वो फिल्म देख रहा था, उसके 2 पार्ट थे और फिल्म इतनी अच्छी कि दोनों ही पार्ट एक ही रात में देख गया मैं, इसलिए सोने में देर हो गई। तुम्हें पता है मैं अपना काम खत्म करते ही कल तो सो गई। तुम्हारे मजे हैं, तुम तो यहाँ आराम से फिल्म देख रहे हो, उधर मुझे पढ़ाई करने से फुर्सत नहीं मिल रही। वैसे जय कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? राधिका ने इधर उधर देखते हुए पूछा। यूं तो लकी के आने के बाद ही जय जाता था लेकिन आज वो नजर नहीं आ रहा था। अरे मैंने बताया था ना कि जय कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है अपने घर अपनी बहन से मिलने, लकी ने कहा। उसने फिर से उससे झूठ बोला। राधिका ने भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी क्लास के लिए देर हो रही थी इसलिए वो जल्दी ही वहां निकल गई। उसके जाते ही लकी की जान में जैसे जान आ गई। उसने उसके जाते ही सीधा जय की बहन को फोन लगा दिया। बहुत देर से उसकी जय से बात नहीं हो पाई थी। लकी भाई आप कैसे हैं? भैया आपके लिए ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। पुलिस ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? और इस वक्त आप कहाँ पर हैं? आप बोलो तो आप भाई आपकी जमानत के लिए पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, वो अब काफी ठीक है, विजया ने घबराते हुए कहा। लकी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही बहन से बात कर रहा हो। अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कह दो कि उसे भी पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां से बाहर आ गया हूँ, सब कुछ ठीक है। और जय कैसा है? लकी ने पूछा। भैया भी ठीक हैं, अच्छे हैं, उन्हें टाइम पर इलाज मिल गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, विजया ने कहा। इसके बाद लकी तो फोन रखने वाला था लेकिन उधर से विजया की बात पूरी नहीं हो पाई। उसने फोन को चालू रखते ही अपने पास बैठे हुए जैसे कहा, भैया लकी भाई बिल्कुल ठीक हैं और जेल से भी वो बाहर आ गए। मैंने कहा था ना कि वो अच्छे आदमी है, अच्छे लोगों के साथ में ना कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वैसे लकी भाई इधर भैया की भी हालत ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि भाई को सिर में थोड़ी सी ज्यादा चोट लगी है। उन्होंने भैया के सिर पर 7 टांके लगाए हैं और इनके हाथ और पैर पर पट्टी बांध दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्हें कम से कम महीने भर के लिए तो आराम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इन्हें यहाँ से डिस्चार्ज किया जा सकेगा, विजया ने कहा। चलो ये तो अच्छी बात है, उसको बढ़िया सा आराम मिल जाएगा, लकी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। लकी भाई तुम्हारा बहुत थैंक यू यार, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं। जय जैसे ही आगे की बात कहने वाला था कि इतने में विजया ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वो किसी भी हाल में अपने भाई के मुंह से इस तरह की बात नहीं सुन सकती थी। लेकिन सच में जय बहुत खुश था। लकी ने उसके लिए जो किया उसका एहसान वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। अरे मेरे भाई तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, वैसे भी ये जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से तो हुआ था, अब अगर मैं ही से नहीं समेटता तो कौन समेटता बताओ? इधर से लकी ने जवाब दिया। अरे हाँ भाई लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ ना, मुझे नहीं लगता कि अब वो आगे हमें परेशान करने के लिए आएंगे। लेकिन एक मन ये भी कह रहा है ना वो हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है लकी। अरे आने तो दो, आएगा तो फिर देख लूंगा। लेकिन भाई मेरे लिए उससे भी एक बड़ी और टेंशन खड़ी हो गई है। मुझे तुम्हारा पैसा देना है ना, जल्द से जल्द तुम्हारे 90,000 तुम्हें लौटा दूंगा। हो सकता है कि इतनी लंबी छुट्टी लेने के बाद ना शायद जैकब मुझे नौकरी से निकाल दे, पर फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द नौकरी पर लगकर तुम्हारे सारे पैसे चुका दूं, जय ने कहा। लकी जानता था कि जय ऐसा आदमी नहीं था जो उसका पैसा एक साथ चुका सके। लकी उससे पैसे लेने के मूड में नहीं था, उसे जय के पैसों की जरूरत नहीं थी। उसने जय को समझाते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, तुम क्या ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के घर वाले मुझे इस नौकरी में टिके रहने देंगे। इसके अलावा मुझे अभी चोट भी लगी हुई है, मालूम नहीं है मुझे कि मैं कितने दिनों बाद फिर से पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। जिस तरह से
जैकब सर काम करते हैं और जिस तरह से वो मुझे देखते हैं उस हिसाब से तो वो मुझे जल्द से जल्द इस नौकरी से बाहर कर देंगे। एक लूला गार्ड किसे चाहिए होगा लकी भाई। वैसे मैंने खुद उन्हें आगे से फोन करके ना अपनी इस चोट के बारे में बता दिया था। भले ही उन्होंने ठीक से तो नहीं कहा, लेकिन वो मुझे अगले 2 दिनों में बाहर ही कर देंगे। लकी को भी उसकी बात सही लग रही थी। वो जानता था कि जैकब पहले से ही जय की नौकरी पर घात लगाकर बैठा था और अब उसे मौका भी मिल गया था जिस मौके की तलाश में वो था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा था वो लकी की वजह से हो रहा था। लकी ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता था। जय, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही सोच लिया है? अभी जब तक मैं गार्ड हूं ना यहाँ पर, तब तक तुम्हें भी मेरे साथ में गार्ड बनकर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो कहीं जाने देने वाला नहीं हूँ, ये तो पक्का है। जय ने कहा और फोन रख दिया। ठीक 9:30 बजे लकी को सिक्योरिटी रूम में जाना था और वहां से वो दूसरे गार्ड के साथ में पेट्रोलिंग के लिए जाने वाला था। लकी सिक्योरिटी ऑफिस में आ गया। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि बाकी के गार्ड्स इस बार अपनी गर्दन नीचे झुकाकर फोन में नहीं घुसे थे, बल्कि वो लोग खुशी खुशी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे कल रात को 2 जगहों पर गोलीबारी हुई है मेरे भाई, बहुत से लोगों की जान चली गई है, बहुत दबाव भरी स्थिति है। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि ये सब शहर के बीचों बीच हुआ है। कोई कह रहा था कि 1 बजे हुआ है, कोई कह रहा है 2 बजे हुआ रात में। मैंने टाइम तो नहीं देखा, लेकिन मुझे गोलियां चलने की आवाज जरूर आई। बहुत जोर से गोलियां चल रही थी भाई, लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। 7-8 लोगों की मौत हो चुकी थी और आखिर में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा रह गया। तुम्हें मालूम है वो जिंदा आदमी कौन है? उसका नाम ना शहबाज है। तुमने कभी शहबाज का नाम नहीं सुना? फिर तुम पटना में रहकर क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई, शहबाज कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम है, गजब का पहलवान है। छोटे मोटे आदमी तो उसके सामने आने से भी डरते हैं, उससे कोई भी हरा नहीं सकता। देखो ना, कल सामने वालों के हाथ में बंदूक थी और वो थे इतने सारे, फिर भी शहबाज का बाल भी बांका नहीं कर पाए। उस गार्ड ने कहा, जिसका चेहरा गोल सा था और जिसने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था। वो बाकी सब लोगों के बीच में नेता बनकर कहानी सुनाए जा रहा था। जैसे ही सब लोगों ने उसकी बात सुनी तो वो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। क्या गजब बात की है यार, गोलीबाजी, और वो भी ऐसे ही एक आदमी ने सबको लपेट दिया। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना। लेकिन उससे भी शानदार एक और घटना है, वो मैं तुम लोगों को बताऊं क्या? इतने में एक दूसरे गार्ड ने कहा। लकी जैसे ही हॉल से छूटा वो सीधा अपने कॉलेज आ गया। रात भर वो सो नहीं पाया था और अब सुबह उसके पास सोने के लिए समय नहीं था, इसलिए वो नाश्ता करके सीधा ड्यूटी करने के लिए आ गया। उसने देखा राधिका सामने से आ रही थी, लेकिन उसने राधिका को कुछ नहीं बताया। फिर उसकी जैसे बात हुई और जब वो उसकी नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए सिक्योरिटी रूम में आया तो उसने देखा कि सब गार्ड वहां पर एक दूसरे के साथ में बैठकर आराम से गप्पे लड़ा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मेरे पास एक और किस्सा है, सुनाऊं? जैसे उस गार्ड ने इतना बार कहा कि सब लोगों की आंखें उसकी तरफ ध्यान से उसको देखने लगी। उसकी बातें सुनने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वैसे दूसरा किस्सा ना इतना शानदार नहीं है कि उससे पिछले वाले किस्से से ज्यादा गोलियां चली हो या फिर ज्यादा मार पड़ी हो किसी को। वो इसलिए शानदार है क्योंकि जिस आदमी पर गोली चली वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। तुम्हें पता है कल किसके ऊपर गोली चली? उस गार्ड ने सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा। वो सब लोगों की आंखों में देखकर ये भांपने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किसको उससे ज्यादा मालूम था, लेकिन उसने तो देखा कि उससे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं था। उसे इस बात पर ना अपने आप पर काफी गर्व महसूस होने लगा। अरे किसके ऊपर गोली चली थी, बताओ ना, बताओ। एक दूसरे गार्ड ने झट से उसकी तरफ उत्साह भरी नजरों से देखा और फिर पूछ लिया। वो सब उस सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। अरबाज चौधरी के ऊपर। जानते हो अरबाज चौधरी कौन है? चौधरी परिवार का लड़का, उसके साथ में शोएब रऊफ भी था। वो उसका भाई और रऊफ परिवार का ना लड़का है। दोनों बहुत बड़े और बहुत खतरनाक परिवार से आते हैं, लेकिन शहबाज ने सिर्फ अरबाज को ही गोली मारी। जैसे ही उस गार्ड ने अपनी बात खत्म की उसके बाद वो सब लोगों के चेहरे देखने लगा। जिस तरह से वो लोग उसे देख रहे थे उसे साफ पता चल रहा था कि इन दोनों भाइयों का नाम सुनकर वो लोग भी हैरान थे। वो भले ही समाज के सबसे निचले तबके में रहते, लेकिन फिर भी वो ये बात तो जानते थे कि पटना के बाहुबली कौन थे और उनके बेटे कौन थे और उनकी गाड़ी का नंबर क्या था। मुझे तो ये खबर मिल चुकी है और मेरी वजह से नहीं, ये खबर आज तुम लोगों को भी मिल रही है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम इसे किसी न्यूज चैनल पर या अखबार में ढूंढने के लिए जाओगे ना, तुम्हें ये खबर कहीं नहीं मिलने वाली। बात ही ऐसी है कि उसे दबा दिया गया है। अगर बात बाहर आ जाती दोनों परिवारों की बहुत फजीहत होती, उस गार्ड ने कहा। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुका। वो देख रहा था कि सब लोग उसकी बात और ज्यादा सुनना चाहते थे, इसलिए उसने अपना चश्मा साफ किया और उसने आगे कहा, मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। शहबाज के बारे में ना लोग कहते हैं कि वो आदमी सांड को भी हरा सकता है। बहुत ही हिम्मत वाला लड़का है और इसलिए उसने इतने बड़े परिवार के बेटों पर गोली चलाई। इसके अलावा एक और चीज है, शहबाज पहले इन दोनों भाइयों के लिए काम करता था।
इन दोनों के कहने पर उसने कम से कम ना 8 लोगों को मारा होगा। अगर वो जंग के टाइम पर पैदा होता, आर्मी में चला जाता, तो पड़ोसियों की ही अकेले की हालत खराब कर सकता था। लेकिन तुम ये देखो, परिवार का वफादार होने के बाद भी इतने सालों तक उसने परिवार के ही आदमी को गोली मार दी। जब वो गार्ड ये सब बातें कर रहा था तो लकी उसके पीछे खड़ा होकर चुपचाप बस उसे सुनता जा रहा था। जब उसने सुना कि उस दूसरी वाली गोलीबारी में उसका नाम कहीं भी नहीं आया तो वो काफी सुकून महसूस करने लगा। उसे अच्छा लग रहा था। लक्ष्मण जी, आप वहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे हैं। अगर आप वहाँ मौके वारदात पर होते ना, आपकी पैंट गीली हो जाती। उस गार्ड ने लकी की तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में कहा। लकी ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और खुद भी उसकी बातें सुनकर उनके साथ बैठ गया। उसने देखा कि गार्ड के बीच में अब लकी के लिए वो पहले वाला डर या दुश्मनी नहीं रह गई थी। उसे भी ये चीज अच्छी लग रही थी कि वो लोगों के बीच हंसी मजाक कर सकता था और लोग भी उसके साथ काफी फ्रेंडली हो गए थे। हाँ सर, कहाँ शहबाज और कहाँ मैं तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, लकी ने हंसते हुए कहा। उसके बाद उसने थोड़ी देर और उन लोगों के किस्से सुने और फिर वो जैकब के कमरे में दाखिल हो गया। जैकब से जय के बारे में वो बात करना चाहता था। जैकब जी, मैं जय के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लकी ने कहा। हाँ लकी, जय का मेरे पास फोन आया था। उसने मुझे कल फोन किया था और बताया कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसलिए वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में ही भर्ती रहने वाला है। मैं उसे देख तो नहीं पाया, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ही साफ पता चल रहा था कि घायल तो बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल से छूटने के बाद ठीक से काम नहीं कर पाएगा वो। फिर भी एक और दिन सोचने के लिए ले रहा हूँ, मगर मेरे हिसाब से मुझे उससे काम से निकाल ही देना चाहिए। जैकब ने अपनी बात कही। अगर लकी ने पहले उसकी बात जयंत से नहीं करवाई होती तो वो लकी को इतना कुछ तो नहीं बताने वाला था। निकालने के बारे में सोच रहे हो? लकी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। जय ने उसे जो बताया था वो सही बताया था। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोगों के लिए जगह नहीं है। अब हमारे काम के लिए आदमी बेकार ही हो गया है। अगर उसे इतनी प्रॉब्लम भी हुई है तो उसके अपने व्यवहार की वजह से हुई है। उसमें तुम भी क्या कर सकते हो और मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। अब यहाँ का सिक्योरिटी चीफ होने के नाते मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला तो सारा मामला मेरे सिर पर आ जाएगा। सब लोग मेरे से सवाल करेंगे कि आपने ऐसे आदमी को गार्ड की पोस्ट पर क्यों रखा है। अगर ये बात ऊपर तक चली गई तो मेरे लिए जवाब देना और ज्यादा भारी हो जाएगा। इसलिए मैं इस बार तो जय को नहीं बचा पाऊंगा। मेरे पास उसे निकालने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। जैकब बहुत ज्यादा बोलता जा रहा था। हालांकि वो जो कुछ कह रहा था वो सही नहीं था, लेकिन अब उसे जय को निकालने का मौका मिल गया था। इधर वो लकी को बोलने का मौका नहीं दे रहा था। जैकब जी, वैसे कल जब जय आपसे छुट्टी लेकर यहाँ से गया तो वो क्या कह कर गया था? लकी ने पूछा। उसे मालूम नहीं था कि असल में हुआ क्या था। जय ने जैकब को क्या बताया उसे ये भी याद नहीं था। दरअसल उसने मुझे तो यही कहा कि उसकी बहन की तबीयत खराब है और उसे अपनी बहन से मिलने जाना है। एक बार देखने के लिए घर जाना पड़ेगा उसे, बस इतनी बात हुई थी। क्या बात है? जैकब ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि मामला वो नहीं था जो जय उसे बताकर वहां से निकला। कल जब जय जैकब के पास आया तो उसे इस बात से डर लग रहा था कि अगर उसने शोएब और अरबाज वाली सारी बात जैकब को बता दी तो उसे सीधा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन लकी के लिए उसे वो बात बताना जरूरी हो गया। उसने जैकब की तरफ देखा और कहा, नहीं जैकब जी, ऐसा नहीं है। उसने आपसे जो कहा था झूठ कहा था। असल में बात ऐसी है कि कल हम दोनों सुबह दरवाजे पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हमारी ड्यूटी रेसिडेंट के पास में थी। तभी अरबाज और शोएब ने वहां आकर ना दरवाजा खोलने के लिए हमसे कहा। मैंने मना कर दिया। जब लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था तो मैं उन्हें अंदर कैसे आने दे सकता हूँ, है ना। इस बात पर उन्होंने ना हम दोनों से झगड़ा करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने जय को थप्पड़ मारा। मुझे गुस्सा आया तो मैंने अरबाज को एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद उसके दूसरे भाई जिसका नाम शोएब था उसने अरबाज को बुलाया और दोनों वहां से निकल गए। जय को इस बात का डर लग रहा था कि वो इस चीज का बदला लेने के लिए वापस आने वाले थे, इसलिए वो यहाँ से ना सीधा अपने घर निकल गया। लकी ने उसे सच बताते हुए कहा। जब तक वो जैकब को सच नहीं बताता तब तक वो उससे उसकी नौकरी बचाने की बात नहीं कर सकता था। क्या? जैसे ही जैकब ने ये बात सुनी तो उसके तो होश उड़ गए। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन लकी की बात सुनकर जैकब भी लड़खड़ा गया। उसने लकी की तरफ देखा और कहा, तुमने शोएब और अरबाज से पंगा ले लिया। जैकब ने बाहर भी लोगों को इस चीज के बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन तब उसे पूरा मामला समझ नहीं आया था। उसने सुना था कि अरबाज को किसी ने गोली मार दी, लेकिन अरबाज को गोली लगने का और लकी और जय का इस पूरे मसले से कोई जुड़ाव था या नहीं, ये जैकब की समझ से परे था। हाँ जैकब जी, आपने वैसे अरबाज और शोएब के साथ में जो रात में हुआ ना उसके बारे में तो सुना ही होगा। ये सुनते ही जैकब का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वो अब समझ गया था कि मामला उन दोनों से जुड़ा ही हुआ था। लकी ने आगे कहना शुरू किया और बोला, अरबाज और शोएब ने ना शहबाज को हम दोनों को मारने के लिए भेजा था। शहबाज पहले जय को मारने के लिए उसके घर में घुस गया। उसने ना सिर्फ जय को बहुत मारा बल्कि उसकी बहन के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके बाद शहबाज को गोली लग गई और वो घायल हो गया। इधर जय को हॉस्पिटल ले जाया गया और मुझे पूछताछ करने के लिए पुलिस अपने साथ ले गई थी।
लकी ने जैकब से कहा। जैसे ही जैकब लकी की तरफ देखता जा रहा था, उसकी आंखें और ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। लकी जो कह रहा था उस पर जैकब को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहबाज जो अभी तक जय को पीट रहा था, उसे अचानक से गोली कैसे लग गई। उसने लकी को कैसे छोड़ दिया? या तो लकी ने ही उसे गोली मारी थी या फिर कुछ और हुआ था। क्या इन दोनों गोलीबारी का लकी से किसी तरह का जुड़ाव था? जैकब को यह बात समझ नहीं आ रही थी। चौधरी परिवार जितना बड़ा परिवार है और उन लोगों की जितनी ताकत है, उसके हिसाब से अगर लकी को पुलिस उठाकर ले भी गई तो फिर उसे छूट कर वापस आने की तो उम्मीद नहीं ही थी। लेकिन लकी तो यहाँ उसके सामने खड़ा था और बड़े आराम से उसे सारा किस्सा सुना रहा था। जैकब का दिमाग तो अब खराब होने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चौधरी परिवार और रऊफ परिवार भी लकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसा कैसे हो सकता था भला? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। लेकिन फिर उसे अचानक से याद आया कि लकी के लिए जयंत का फोन आया था। अगर लकी के लिए जयंत का फोन आ सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप अब भी जय को नौकरी से निकालने के बारे में सोच रहे हैं? बताइए। लकी ने जैकब की आंखों के अंदर तक देखते हुए ये सवाल पूछ लिया। वो जानता था कि जिस तरह से जैकब उसे देख रहा था, उससे वो मन ही मन घबरा रहा था और अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोच रहा था। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है तब मैं उसे कैसे ही निकाल सकता हूँ। वैसे भी जैक बहुत अच्छा आदमी है। लगता है मुझे कि हमें तो उस जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाला है, यही रहेगा मेरे साथ। जैकब ने तुरंत ही अपने सुर बदल लिए थे। उसके लहजे में जय के लिए कोई शिकायत नजर ही नहीं आ रही थी। मुझे भी ये आपकी बात सही लग रही है। और इसके अलावा जय ने तो पटना यूनिवर्सिटी के नियमों की रखवाली करने के लिए इतने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ली है, और एक बार भी नहीं सोचा दुश्मनी मोल लेने से पहले। मुझे तो लगता है कि हमें उसका ना सम्मान करना चाहिए। वो तो काम के दौरान घायल हुआ है, लकी ने कहा। वो जानता था कि जय लकी का पैसा नहीं चुका पाएगा, लेकिन वो चुकाए बिना रहेगा भी नहीं। लकी नहीं चाहता था कि वो अपनी छोटी सी तनख्वाह से कटौती करे, इसलिए उसने उसे काम के दौरान लगी चोट बता दी। इस तरह यूनिवर्सिटी के एडमिन के लिए वो पैसा देना अब जरूरी हो गया था। लकी अगले दिन सुबह काम पर चला गया था, तभी उसे जय का फोन आया। उसे लगा कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन लकी उसे इतनी आसानी से बर्खास्त होने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके बारे में बात करने के लिए जैकब के पास चला गया। उसने जैकब को जय की सारी सच्चाई बता दी और उसकी बातें सुनकर जैकब ने भी जय को बाहर करने से मना कर दिया, लेकिन उसका सारा खर्चा भी एडमिन के नाम कर दिया था। क्या? लेकिन लकी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मानता हूँ कि उसे चोट तब लगी जब वो ड्यूटी पर था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जैकब इससे आगे कुछ कह पाता। उससे पहले ही वो चुप हो गया। उसने देखा कि लकी उसे अजीब सी नजरों से देखे जा रहा था। उसके देखने भर से ही जैकब समझ गया कि लकी का क्या मतलब था। सर, पैसा तो हमें ही देना पड़ेगा। उस आदमी के 1 लाख रुपए से ज्यादा लग गए हैं। मुझे लगता है इसमें यूनिवर्सिटी को उसकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा आपको शोएब और अरबाज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों को हमने आराम से सबक सिखा दिया है। उनका मैंने और जय ने ऐसा हाल कर दिया सर कि अब वो कभी यूनिवर्सिटी की ओर ना नजर उठाकर नहीं देखने वाले। अब आप तो मुझे बस ये बताइए कि आप उसका पैसा चुकाने वाले हैं या नहीं? लकी ने फिर से पूछा। देखो, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं उसका पैसा चुकाने की कोशिश पूरी करूंगा। खुद अपनी तरफ से उसके लिए अप्लाई कर दूंगा मैं। जैकब के पास में लकी के सामने हाँ करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उफ, थैंक यू सो मच जैकब जी। अब मैं जरा राउंड मार कर आता हूँ, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर आ गया। ठीक इसी वक्त जब लकी राउंड मारने के लिए जा रहा था, तभी उधर शोएब को पुलिस ने उठा लिया और वो उससे पूछताछ करने की तैयारी में लग गए। कल रात जब वो शोएब को थाने में लेकर आए तो शबाना को सब तिरछी नजरों से देख रहे थे। वैसे तो शबाना रात को ही उसका बयान दर्ज कर लेना चाहती थी। उसने शोएब को कमरे में बैठा भी लिया था, लेकिन शोएब उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। जब शबाना उससे ज्यादा कुछ दबाव बनाकर पूछने लगती तो हरीश सिंह की जान उसकी हलक में आ जाती। उसने तुरंत कुछ पुलिस वालों को भेजा और मौका मिलता ही वो लोग शोएब को लेकर एक कमरे में आ गए। जब शोएब को उस दूसरे कमरे में लेकर आया गया तो हरीश ने उसे मनाने के लिए अपनी तरफ से जो अच्छा हो सकता था वो कहना शुरू कर दिया। वो उसे समझाए जा रहा था और कह रहा था कि शबाना के सामने कैसे नहीं चलती है उसकी। मैं करना तो बहुत चाहता हूँ शोएब भाई, लेकिन इसके मामले में कुछ नहीं कर सकता, हरीश ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन शोएब सिर्फ उसकी तरफ देख कर रह गया। उसकी बातों पर उसका कोई ध्यान नहीं था। वो कभी हरीश का चेहरा देखता तो कभी जेल की दीवारों को। उसने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह से जेल में आ सकता था। जब शोएब से ये सब सहा नहीं गया तो वो अपने जगह से उठा और उसने हरीश सिंह के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लेकिन हरीश सिंह की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि थप्पड़ खाने के बाद वो उससे नजर भी मिला सके। उल्टा उसने तो मुस्कुराते हुए कहा, सर आप तो मुझे माफी कर दीजिए। आपको चाहिए तो आप मेरी जान ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक बंदा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा सर। शोएब को हरीश का ऐसा लचर रवैया जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे हरीश की शक्ल देखकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था और वो चाहता था कि उसे वो और मार दे, लेकिन फिर उसे लगा कि ये सब करने का तो कोई फायदा था नहीं, इसलिए उसने तुरंत ही हरीश सिंह को अपने कमरे से बाहर भिजवा दिया। जब शोएब को इधर पुलिस वाले लेकर आ गए तब उधर अरबाज की मां ने इस बात की खबर अपने घर वालों को दे दी। शोएब को कोई चिंता नहीं थी, वो सुबह होते ही यहाँ से बाहर हो जाने वाला था। उसके पिताजी उसे कभी भी छुड़वाने के लिए आ जा सकते थे। सुबह के लगभग 10 बजे शबाना फिर से शोएब के कमरे में आ गई। जब उसने देखा कि शोएब को उठाने के लिए बढ़िया कंबल, बिछाने के लिए गद्दे और सिर के नीचे लगाने के लिए मुलायम तकिया मिला हुआ था तो शबाना को इस बात पर आ गया गुस्सा। उसके चेहरे से ही उसकी घिन साफ नजर आने लगी। जब वो इस तरह के मुजरिमों को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलते देखती थी बहुत बुरा लगता था उसे। शोएब उठो, शबाना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो कल रात को शोएब को गिरफ्तार करके लेकर आई और उसके बाद उससे पूछताछ भी की और अब वो सिर्फ 4 घंटे सोई थी और सीधा थाने आ गई थी। उसे आए हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन इधर शोएब आराम से सोए जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? जब शोएब ने उसकी बात नहीं सुनी और वो अपनी जगह पर से नहीं उठा तो शबाना उसके पलंग के पास गई और उसने वो जो कंबल ओढ़ रखा था शोएब ने उसे हटा दिया और फिर उसने कहा उठ जाओ। शोएब ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शबाना की ओर देखने लगा। उसने देखा कि उसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। वो अपनी जगह पर से उठा, अपने बिस्तर पर बैठ गया और फिर उसने धीरे से अपने जूते पहनते हुए कहा, मैं अपना मुंह धोना चाहता हूँ। बाथरूम कहाँ है? पहले मुझे तुम्हारा बयान दर्ज करना है। बाथरूम बाद में जाना। अपना बयान दो, उसके बाद जहां चाहो मुंह धो लो। शबाना ने उसे रोकते हुए कहा। वो जानती थी कि इस मामले में शोएब जानबूझकर देरी कर रहा था। उसे पता था कि मुंह धोने का तो सिर्फ बहाना था, असल में तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम काटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शबाना भी इतनी आसानी से उसकी बात को कहाँ सुनने वाली थी। उसने शोएब का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ में फिर से इंटरोगेशन रूम में लेकर आ गई। जैसे ही वो लोग उस कमरे में दाखिल होने वाले थे कि इतने में पीछे से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, मेरे बेटे को बाहर लेकर आओ, जल्द से जल्द मेरे बेटे को बाहर लेकर आओ। जैसे ही शोएब के कान में ये आवाज गई तो वो खुशी के मारे तो पागल हो गया। वो जानता था कि ये उसके पिता की आवाज थी। उसके पिता उसे लेने के लिए आए हुए थे। शोएब ने शबाना के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा भागकर अपने पिता से मिलने के लिए चला गया। शबाना उसे पीछे से बुलाए जा रही थी, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं था। अब्बू! शोएब हॉल में आया और उसने देखा कि उसके सामने नीले रंग के कुर्ते पैजामे में एक आदमी खड़ा था। उसकी काली घनी दाढ़ी और थोड़ा लंबा चेहरा था। उसके पिता का नाम लियाकत था। लियाकत जी, आप चाहें तो अब अपने बेटे को ना यहाँ से ले जा सकते हैं, हरीश सिंह ने कहा। उसके चेहरे पर एक खिसियाहट भरी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। जी नहीं, मैं आपके बेटे को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती हूँ। आपके बेटे के ऊपर बहुत सारे खून के इल्जाम लगे हैं, बहुत सारे लोगों के। जब तक मैं उससे पूछताछ करके उसका बयान दर्ज नहीं कर लेती तब तक मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकती हूँ। मैं इसे लेकर जा रही हूँ, तब तक आप इसका इंतजार करिए। जब तक मामला कोर्ट में है तब तक मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम राव परिवार की बेटी हो ना? जब लियाकत ने शबाना को देखा तो उनकी आंखों में नफरत साफ नजर आ रही थी। वो शबाना के बारे में पहले ही सब कुछ पता करके आए थे और उन्हें समझ आ गया कि जब तक वो शोएब के सामने खड़ी थी तब तक वो शोएब को तो रिहा नहीं करवा सकते थे। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने शबाना अभी बहुत छोटी बच्ची थी। इसलिए उन्होंने कहा, मुझे अभी भी अच्छी तरीके से याद है, मैं तुम्हारे पिता से आज से 10 साल पहले मिला था। बहुत छोटी थी तुम। उस दिन तुमने फ्रॉक पहन रखा था, मुझे आज भी याद है। उसके बाद तो मैंने तुम्हें देखा ही, पता नहीं था मुझे कि तुम पुलिस में भर्ती हो गई हो। वैसे तुमने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? लियाकत को ऐसा लग रहा था कि इस तरह की बात करके वो आराम से शबाना को बहला फुसला सकता था, लेकिन शबाना उसकी बातों को इतनी आसानी से सुनने वाली तो नहीं थी। उसने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा, देखिए सर, मुझे नहीं पता कि उस दिन कब आप मेरे पापा के घर आए, मैंने फ्रॉक पहन रखी थी या नहीं पहन रखी थी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके बेटे के ऊपर खून के इल्जाम है और मुझे उसके लिए उसका बयान लेना पड़ेगा। आपको अपने बेटे का इंतजार करना होगा, उसके लिए आप मुझे माफ करें, शबाना ने कहा और फिर शोएब का हाथ थामकर उसे अपने साथ कमरे में ले जाने लगी। अरे मेरी बात तो सुनो बेटा, तुम्हें इतनी क्या जल्दी है? बस 1 मिनट लगेगा, रुको, लियाकत ने उसे फिर से बीच में रोकते हुए कहा। जिस तरह से शबाना जल्दी कर रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लियाकत को उसका ये तरीका ठीक नहीं लग रहा था। वो उससे और ज्यादा नाराज हो गया था, लेकिन उसने उससे आगे कुछ नहीं कहा। शबाना तो उसके लिए उसकी बेटी जैसी थी, लेकिन उसकी इस बेटी को अभी तक ये समझ नहीं आया कि बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए और लोगों से किस तरह से व्यवहार बनाना चाहिए। जैसे ही शबाना रुकी तो इतने में लियाकत ने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा। उसने देखा कि उसके पीछे एक वकील खड़ा था। वो पटना के सबसे बड़े वकीलों में से एक था। शबाना जी, जहाँ तक मुझे इस मामले में जानकारी मिली है, मुझे तो यही पता चला है कि आपके पास में जो सबूत है वो शहबाज का बयान है।
इसके अलावा आपके पास में इस चीज का कोई ठोस सबूत नहीं है कि मेरे क्लाइंट ने ही शहबाज को खून करने के लिए हायर किया था। आपको तो पता ही है ना, सबूतों के बिना सिर्फ बयानों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है। इसलिए अगर आप ऐसा कह रही हैं कि मेरे क्लाइंट ने खून किया है और आप ये भी मान रही हैं कि मेरे ही क्लाइंट ने खून किया है, तो ये चीज आपके लिए भारी हो सकती है मैम, उस वकील ने कहा। अच्छा, मैं अभी अपने साथियों को बुलाती हूँ जो शहबाज के सेल के बाहर ड्यूटी कर रहे हैं। शबाना ने अपना फोन निकाला और अपने उस साथी को फोन लगा दिया जो कल उसके साथ में शोएब को पकड़ने के लिए गया था। हेलो, हाँ हरीराम, सुनो, मेरी शहबाज से बात करवाओ, उसको बोलो कि मैं अभी उससे बात करना चाहती हूँ। शबाना ने कहा, मैडम मैं आपकी बात तो करवा देता, लेकिन हमने पूछताछ के बाद शहबाज को सुबह 6 बजे छोड़ा था। डॉक्टर ने उसको ना घाव को भरने के लिए नींद की दवा दी हुई है, बेहोश है अभी। उधर से हरीराम की आवाज आई। जैसे ही शबाना ने ये बात सुनी तो उसे लगा कि वो ये खेल हारने वाली थी। वो उदास हो गई और लियाकत के वकील की तरफ देखने लगी। वैसे उसकी अभी तबीयत कैसी है? शबाना ने पूछा। मैडम डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि अभी उसकी तबीयत ठीक है। 5 गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी उसकी गोलियां का उसके शरीर पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। एक भी गोली ऐसी जगह नहीं लगी जहां बड़ा नुकसान हो सके। आप चाहें तो फिर से उसका बयान लेने के लिए हॉस्पिटल आ सकती हैं, उस पुलिस वाले ने कहा। अच्छा ठीक है, चलो तुम उसका ध्यान रखना, और अगर तुम्हें लगे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ है मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी, शबाना ने कहा और फोन काट दिया। मैडम शबाना, ये मेरी क्लाइंट की बेल के कागज, क्या हम शोएब को लेके जा सकते हैं या आपके कुछ और भी सवाल हैं? उस वकील ने मुस्कुराते हुए पूछा। शबाना को ऐसा लग रहा था कि वो वकील जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शबाना उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहती थी। अगर वो उसके बात पर ध्यान देती तो शायद उसे गुस्सा आ जाता और वो गुस्से में ही अपना काम खराब कर सकती थी। उसने शोएब की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारा गुनाह साबित हुआ ना तो याद रखना, मैं तुम्हें घर से तुम्हें वापस थर तक पहुंचूंगी। शबाना ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? शोएब छूटने के बाद क्या करने वाला था? क्या इसका कुछ बुरा असर शबाना के ऊपर भी होता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।